हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। यस। आज हम चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की शुरुआत करने वाले हैं। सर, ये एसपी का है कि ओसी का चैप्टर है? तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो। ये ओसी का चैप्टर है। अब यहाँ से शुरुआत मत करो कि ये चैप्टर किसका है। आपको पता है, मुझे भी पता है, ये चैप्टर नंबर 3 है ओसीएम का, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे मस्त वाला चैप्टर, मतलब रियल लाइफ के अंदर काम में आने वाला चैप्टर है ये वाला, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसे आपका अकाउंट्स के अंदर ना पार्टनरशिप के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने बना के रखे हुए 5-6 चैप्टर देके रखे हुए, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, ये ऐसे इतने सारे टॉपिक्स है। मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर मिनिमम 6 चैप्टर होना, मिनिमम। अगर समझो 12 चैप्टर भी अगर कहीं पे हो रहे होंगे, अपने भी ओसीएम के अंदर 8 चैप्टर है, 8 में से 4 चैप्टर सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। इतना ज्यादा रियल लाइफ का इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्टिकुलर चैप्टर है, सच्ची से। मैं तो बोलता एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड के अंदर तो भी रहने को ना, 11th स्टैंडर्ड के अंदर बाकी आप पढ़ा लो, आपको जो करने का, ये फालतू के बाकी के चैप्टर भी ना उधर डाल दो। लेकिन काम काम के चैप्टर सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, और थोड़ा बच्चे को कंटेंट होने को ना। इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस डाला, थोड़ा सा कट भी कर दिया। एक टॉपिक क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये इन्होंने सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। नेवरदलेस ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा ओसीएम का सबसे बेस्ट तरीके से अपन लर्न करेंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता। ठीक है, बहुत सिंपल सा यूनिट है सर, आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन हमको कुछ सिंपल से नहीं लगेगा कि कसम से आप ये लेक्चर को देखोगे ना, आप सीरियसली बहुत एंजॉय करोगे। मैंने ये चैप्टर को लर्न करने के लिए मैंने खुद ने 3.5 घंटा लिया है, कसम से बोल रहा मैं। 3.5 घंटा मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर दिया हूँ। और अब मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, इसके पहले मैंने और आधी घंटा दिया है। वाई? बिकॉज चैप्टर मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा बच्चों को रियल लाइफ के अंदर काम में आने वाला है। और ये चैप्टर में ना बच्चों को बहुत अच्छे से एग्जाम्स के अंदर सपोर्ट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया के रखा है। ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग में ना एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन छोटा सा देंगे, डेफिनेशन बताएंगे, हिस्ट्री देख बताएंगे, सॉरी, पहले हिस्ट्री बताएंगे कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप ये पर्टिकुलर टर्म काय के लिए कब कब से यूज होते आ रही है, उसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे। थर्ड, अलग अलग कंसेप्ट अपने को बताएंगे। फोर्थ, डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है वो बताएंगे। फिर उसके बाद में जो टॉपिक मेन चालू होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इसको सिलेबस में से रिमूव कर दिया उन्होंने। और आखिर में फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो अब ये पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या है, और भी है, सिर्फ इतना तो पहले देख लो आप। पहले है इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा कंसेप्ट, फोर्थ डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। टीसीएस का फ्यूचर विजन है कि हाई रिस्क वर्क करेंगे, टीसीएस का फ्यूचर विजन है, याद है थोड़ा मेमोरी टेक्निक, यस वो अलग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस है। उसके अंदर आएगा टॉपिक आएगा एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट, मतलब उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी अच्छा टॉपिक है। और रिसेंट इनिशिएटिव्स, आज की तारीख में कौन से गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव लेकर रखे हुए हैं इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाने के लिए, लाइक स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, इसके बारे में होने वाला है। और सबसे आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर्स। समझा आपको? यस, पूरा का पूरा कंसेप्ट ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो इतना पढ़ने वाले अपन, तो अगर उसको मैं समराइज करूँ तो एकदम सिंपल सा यूनिट है। स्टार्टिंग के अंदर अपन इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, कंसेप्ट बताएंगे, मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे अपने को। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहती है, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, वो देखेंगे अपन। फिर आएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब जो पर्सन को एक एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, और उसके एक्टिविटीज को एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो जो रोल परफॉर्म करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या रहेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे, और उसकी क्या क्या प्रोसेस है। अगर किसी के अंदर अपने को एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कराने का है तो उसकी क्या प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन से इनिशिएटिव्स लेकर रखे हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म के अंदर। और फिर आखिर में एक छोटू सा टॉपिक आएगा एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं उसके बारे में बोले हुआ है एंटरप्रेन्योर्स। और वो कोई ना कोई पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काम करने वाले हैं। लाइक सपोजिंगली मैं हीरो कंपनी के अंदर काम करता, या मैं होंडा कंपनी के अंदर काम करता। अब मैं आर&डी कंपनी का, आर&डी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहता, तो कंपनी क्या करती, खुद के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती कि तुम तुम्हारा कोई एक आधी आइडिया के ऊपर काम करो, फंडिंग का टेंशन मत लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें तुम्हारी आइडिया के ऊपर काम भी करो, तुमको हम सैलरी भी पे आउट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे जाके तुम अगर अच्छे से अपने पैरों पे खड़े हो जा रहे हो तो हमारी कंपनी के साथ में मतलब तुम्हारा भी तो डेवलपमेंट होगा ही, और तुम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाओ। ओके, पक्का समझा? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप ना एक फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं पार्ट टाइम में थोड़ा देर कर लिया, बाद में कुछ और कर रहे हैं अपन कहीं जॉब, नहीं नहीं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ में आपको करना पड़ता है। बेसिकली सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स ना इनोवेटर्स के जैसे काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद ओनर रहते हैं, खुद मालक रहते हैं, कुछ नवी नवी चीजों का डेवलपमेंट करवाते हैं, नवे नए टाइप ऑफ प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, सर्विसेज को मार्केट में ला सकते हैं, खुद ऐसी ऐसी चीजों का ना जिसका मार्केट ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, वो मार्केट को खुद ही डेवलप करेंगे। लाइक ओला ने देखो क्या किया, उबर ने देखो क्या किया, उसने पहले से टैक्सी चल रही थी, पहले से कस्टमर्स जो टैक्सी को सर्विसेज को यूज करे जा रहे थे। रेड बस ने भी वही किया, पहले फिर बसेस चल रही थी, पहले भी लोग बसेस के अंदर बैठा करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म लाके रख दिया, अलग से एक मार्केट डेवलप करा दिया। ये सारे के सारे डिसीजन लेकर रहे थे, रिस्क टेकर रहे थे। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ये ओनर्स है,
प्रोड्यूसर्स है, ये मार्केट क्रिएटर्स है, डिसीजन मेकर्स है, डिसीजन टेकर्स है, रिस्क टेकर्स है। ठीक है, एक्चुअली कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए ना आपको 3 फैक्टर्स मेन लगते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ये हमेशा ध्यान में रखना। कोई भी बिजनेस, आप छोटे से छोटा बिजनेस पकड़ लो, बड़े से बड़ा बिजनेस पकड़ लो। एक छोटे से चाय की टपरी को भी आप देखोगे ना तो उसको कोई जगह लगेगी, जगह अपनी भले खुद की नहीं होगी लेकिन किसी ना किसी को तो लेगा ना वो, हाँ, या गवर्नमेंट की जगह यूटिलाइज करेगा, लेबर इन्वॉल्व रहेगा, कैपिटल लगेगा। ये 3 फैक्टर तो रहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो 4th फैक्टर के जैसा काम करता है। मतलब सिर्फ ये 3 फैक्टर होने से काम नहीं चलेगा, ये 3 फैक्टर होने से काम नहीं चलेगा, अपने को 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी काम, वो 4th फैक्टर कौन है? एंटरप्रेन्योर। उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एंटरप्रेन्योर को इन्होंने चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दर्जा देकर रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर उसको नेशंस को डेवलपमेंट कराने में एंटरप्रेन्योर का बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहता है। आप चाइना के अंदर देख लो, वहां पे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स है, इतने सारे स्टार्टअप्स चलते हैं वहां पे, और इतने सारे यूनिकॉर्न्स है, बिकॉज इतनी सारी पॉपुलेशन होती है, होने के बाद में सारे के सारे लोग अपने बिजनेस वेंचर्स को इनिशिएट करते हैं और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर का इन्होंने उस पर एक गिफ्ट बताया हुआ है कि ये फुल टाइम जॉब है, ये अलग अलग, मतलब ये पर्सन कौन है? ये ओनर है, प्रोड्यूसर है, रिस्क टेकर है, डिसीजन मेकर है, मार्केट क्रिएटर्स है। ये 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर के जैसा भी है। लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ में आपका एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत रहेगी। कोई भी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर्स की नीड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर। पक्का। हिस्ट्री क्या है? 16th सेंचुरी के अंदर एंटरप्रेन्योर मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए यूज किया जाता था। मिलिट्री एक्सपीडिशन का मतलब क्या? जितने भी मिलिट्री के जो क्या बोलेंगे उसको, ये करते ना मिलिट्री का एक्सपीडिशन। अब एक्सपीडिशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मिलिट्री कहीं जाके सर्चिंग ऑपरेशन करती थी, ये उसको मिलिट्री एक्सपीडिशन बोलते हैं। कोई एक चीज को सर्च करना बोलो, या मिलिट्री के अलग अलग ऑपरेशन को मिलिट्री एक्सपीडिशन बोलते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर ना, ये वर्ड 16th सेंचुरी में मिलिट्री के ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता था। 17th सेंचुरी के आते आते तक 17th सेंचुरी के आते आते तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट्स को एंटरप्रेन्योर बोलना चालू कर दिया। 18th सेंचुरी के आते तक इन्होंने बिजनेसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योर बोलना चालू कर दिया। फिर 1848 तक फाइनली इन्होंने एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एंटरप्रेन्योर बोलना चालू किया। तो आप देखोगे ना, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों का एंटरप्रेन्योर ये शब्द यूज किया हुआ है। 16th सेंचुरी में मिलिट्री एक्सपीडिशन को एंटरप्रेन्योर के ऐसा बोला जाता है। 17th सेंचुरी में कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट्स को एंटरप्रेन्योर बोला जाता था। 18th सेंचुरी में सारे के सारे बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योर बोलते थे वो। फिर आखिर में 1848 आते आते तक प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एंटरप्रेन्योर बोलना चालू कर दिया। एंटरप्रेन्योर की हमेशा ना कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं रही। एंटरप्रेन्योर टाइम टू टाइम, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ना चेंज होती रहती है। एंटरप्रेन्योर की कभी भी एक कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स कभी, मतलब ये पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर, ये टर्म कहां से आई हुई है? बहुत से वर्ड्स ना लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर ये एक ऐसा वर्ड है एंटरप्रेन्योर एक ऐसा टर्म है जो फ्रेंच वर्ब का, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज से यूज करे हुआ है। एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक करना, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अंडरटेक करना। तो एंटरप्रेन्योर, आप ये वर्ड देखोगे ना, एंटरप्रेन्योर बहुत टाइम से बदलते बदलते आता है। इंडस्ट्री की हमेशा कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं रही है। एंटरप्रेन्योर ये वर्ड आया एंटरप्रेन्योर से, जो कि वर्ड है मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का। पक्का? यस। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू टेक रिस्क इन ऑर्डर टू मेक मनी। अब इन्होंने देखो 3 फैक्टर्स बोल दिए। एक ऐसा पर्सन है जो कि कोई ना कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, रिस्क लेने के लिए रेडी है, काहे के लिए? बिकॉज उसको मनी अर्न करने का। तो ये तो कोई तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रिस्क लेने के लिए रेडी है, और मनी अर्न करने के लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है। ये तीनों के तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तभी जाके वो बिजनेस को स्टार्ट कर पाएगा। कोई भी बिजनेस के अंदर ना, बिजनेस और रिस्क दोनों साथ में ही चलेंगे हमेशा। ठीक है, द बिजनेस एंड द रिस्क आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर कोई बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं है तो उसको एक्चुअली वो पर्सन को एंटरप्रेन्योर भी नहीं बोलाना चाहिए अपन, बिकॉज रिस्क तो रहेंगे ही हर बिजनेस के अंदर। पक्का? एकदम स्टार्टिंग का अंदर बोला था। एंटरप्रेन्योर, आप ये वर्ड देखोगे ना, एंटरप्रेन्योर ये छोटे से लेके तो बड़े से बड़े बिजनेस तक, वो हर पर्सन को जिसने रिस्क लिया हुआ है, जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, काहे के लिए बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, काहे के लिए रिस्क ले रहा है? बिकॉज उसको प्रॉफिट अर्न करने का है। अगर कोई भी पर्सन ये तीनों एक्टिविटी कर रहा है ना, तो आप उसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। मैं डबल से एक बार रिपीट कर रहा है, ये प्लीज वो लाइन को आपके आंसर के अंदर आपको डालने का है। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको स्टार्टिंग में इतना मसाला तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, वो रिस्क लेने के रेडी है, बिकॉज उसको प्रॉफिट अर्न करने का है। ये तीनों एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको समझ में आया? यस। साइज ऑफ द बिजनेस मैटर नहीं करता, सामने वाले का एजुकेशन मैटर नहीं करता, सामने वाले का प्रॉफिट अर्न कर रहा कि नहीं कर रहा, इसको भी कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस ये 3 एलिमेंट ही सिर्फ मैटर करते। मैंने आपको क्लास में पूछा भी था, भाई एंटरप्रेन्योर को आप डिफाइन करो, बोले जिसने भी स्टार्टअप करे हुआ है। नहीं, स्टार्टअप का मतलब, अच्छा स्टार्टअप की भी एकदम सॉलिड, एकदम रिजिड डेफिनेशन नहीं है। स्टार्टअप का मतलब क्या? कोई भी पर्सन जिसने कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व करी हुई है और रिस्क ले रहा है, काहे के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये तीनों एलिमेंट वापस उसके ऊपर ही जा रहे हैं।
ठीक है। तो छोटे से छोटा बिजनेसमैन कोई चाय का ठेला भी डाल के रखा है ना, तो वो भी पर्सन एंटरप्रेन्योर है। रिलायंस जो कंपनी को शुरुआत करने वाले मुकेश अंबानी जी, वो खुद भी एंटरप्रेन्योर है। कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा, कोई ना कोई रिस्क लेके रखे हुआ है, बिकॉज उसको प्रॉफिट अर्न करने का है। कोई भी पर्सन ये तीनों एक्टिविटी को फुलफिल कर रहा होगा तो वो एंटरप्रेन्योर है। पॉइंट समझा क्या? यस। सिमिलरली सक्सेस का फेल्यूर का कोई मैटर नहीं करता। एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु हैव द करेज टू ऑफर एंड शेयर एन आइडिया और प्रोडक्ट और सर्विस विद द वर्ल्ड। एक एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जिसको करेज है, वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लाने के लिए। वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि एक मार्केट को, एक इकोनॉमी को एक अच्छा प्लेस फॉर लिविंग प्रोवाइड किया जाए। आपको मैंने उस दिन, शायद आपको याद है, ओला ने ना ओला एयर प्रो लॉन्च किया था, आपको ध्यान में होगा। मैंने आपको लेक्चर के अंदर आई थिंक एक पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर था, मुझे भी चैप्टर का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो इनोवेशन भावेश अग्रवाल ने बताया था कि हम अभी नियर फ्यूचर के अंदर ना फ्लाइंग कार्स लाने वाले हैं और उसको सिर्फ एक ही बार चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा उसने बोला था। ये कुछ भी बोलता भावेश। पिछली बार बोला था हमारा ओला की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो बोले 240 किलोमीटर की रेंज पे दौड़ेंगी। इतना माइलेज नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ठीक है। लेकिन उसका विजन है ना कि यार हमारे को एक ऐसी स्कूटर बनाने की जिसका माइलेज इतना ज्यादा हो, सिंगल चार्ज में आप 240-250 किलोमीटर तक जा सको। विजन बड़ा रखता है बच्चा, ठीक है। यस। तो वैसे उन्होंने बोला दे ट्राई टू मेक अ मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स गेट सेटिस्फाइड। अब एग्जांपल उन्होंने देखे रखे हुआ, बोले आपके घर के पास में अगर कोई ग्रोसरी शॉप चालू करे हुआ है किसने, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। हर वो पर्सन जिसने लॉन्ड्री सर्विसेज चालू करी हुई है, लॉन्ड्री सर्विस समझता ना, अपने घर पे कपड़े धोने वाले भैया आते, मतलब वो घर पे धोके नहीं जाते लेकिन कपड़े लेके जाते, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। मल्टी मिलियन बिजनेस कॉर्पोरेशन का मालिक, रिलायंस जियो कंपनी का हाईटेक बिजनेस एप्लीकेशन को चालू करने वाले लोग, सारे के सारे लोग ये एंटरप्रेन्योर है। इनवन एक आधा कोई हमारे घर पे कोई बंदा प्लम्बर होगा तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। फ्रीलांसर मतलब खुद के बेसिस पे ही वो काम करता है, किसी का नौकर नहीं है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। रिस्क ले रहा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और बिजनेस चालू कर रहा है, मतलब कोई बिजनेस चालू किया, बिजनेस के अंदर रिस्क ले रहा है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क ले रहा, तो वो पर्सन एंटरप्रेन्योर है। पॉइंट समझा क्या? यस। अब डेफिनेशन आप समझो, डेफिनेशन एकदम प्यारी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन भी लिखना है अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वापस इसके अंदर भी ना वो तीनों के तीनों एलिमेंट को मिक्स करके उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई हुई है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, रिस्क लेने के लिए रेडी है, काय के लिए? बिकॉज उसको मनी अर्न करने का है। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखना आपने। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू टेक रिस्क इन ऑर्डर टू मेक मनी। पक्का? यस। अब डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? Entrepreneur is a person who organizes and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risk in order to do such business। अब आप 2 मिनट के लिए आप देखोगे ना, इनके बिजनेस, इनके इसके अंदर भी ना उन्होंने रिस्क और बिजनेस चालू करना, ये दो तो टर्म ले लिया, बस एक जो टर्म बाकी थी भाई प्रॉफिट अर्न करने का है इन ऑर्डर टू डू सच बिजनेस, बस वो एक नहीं बोला उन्होंने, प्रॉफिट अर्न करने वाला एलिमेंट नहीं बोला। हालांकि उनकी भी डेफिनेशन नियर अबाउट सेम ही है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक जगह पे ला रहा है और वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, रिस्क ले रहा है। रिस्क कितना? नॉर्मल तो रिस्क तो सारे ले रहा, नॉर्मल रिस्क से ज्यादा रिस्क लेता है पर्सन, काय के लिए? बिकॉज उसको वो पर्टिकुलर बिजनेस को अच्छी तरीके से रन करने का है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट बिजनेस और बिजनेसेस, एक बिजनेस हो सकता है या मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, वो रिस्क लेने के लिए रेडी है ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सच बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन समझ में आएंगी क्या? पक्का? आप ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप लर्न करोगे ना तो आपको इजीली लर्न जाएगा। कभी भी ना, कोई अपन खाना खाते, ह्यूमन की नेचर की, मतलब आप साइकोलॉजी देखो, अपन ऐसा पूरा का पूरा खाना डाल देते क्या? पहले पूरी की दाल का कटोरा डाल दिया, फिर रोटी पूरी का पूरा अंदर खा लिया, ऐसे खाते क्या अपन? नहीं। हम कैसे करते हैं? पार्ट 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 में करते हैं। तो आंसर भी आप लर्न करोगे ना, जितना उसको डिवाइड 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 करके लर्न करोगे ना तो आपको इजीली लर्न होगा। पक्का? The entrepreneur is a person who organizes and operates business or businesses is taking greater than normal financial risk in order to do such business। मैं थोड़ा फास्ट बोल दिया, वापस एक बार बोलता है। Entrepreneur is a person who organizes and operates a business or businesses taking greater than normal financial risk in order to do such business। यहाँ तक समझ में आया? यस। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर की? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर पर्सन को बनने का है तो उसके में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं चल रहा? हाँ, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है टेक्निकल नॉलेज। अब देखोगे ना एंटरप्रेन्योर के पास में अलग अलग मार्केट के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उन हर चीजों के बारे में ना वो नॉलेज लेते रहता है और उसके पास में एक एबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बार बार उसको अपडेट करते रहता है। तो एंटरप्रेन्योर के पास में ना टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है। अगर उसके पास में कोई चीज नहीं भी रही ना तो वो चीज को उसको बार बार अपडेट करते रह रहे हैं। मैं वापस से एक बार बोल दे रहा, मैं जो भी मसाला बताऊंगा ना, मसाला कंटेंट के मतलब हेड पॉइंट के अंदर का जो कंटेंट बताने का ना, वही बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है? तो मेरी बात आप अपने ध्यान से सुनना। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, पहले मुझे वो दिखने दो। हेलो? यस, परफेक्ट। 2 मिनट में दिख रहा है प्रॉपर?
चलो, यस। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या? अब इसके अंदर कंटेंट क्या डालोगे आप? कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इन्होंने बोल के रखे हुआ है कि एंटरप्रेन्योर को ना बहुत सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। लाइक उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। उसको अपनी आइडियाज को, आइडियोलॉजीज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते आना चाहिए। ठीक है, इस वजह से ना एक एंटरप्रेन्योर को ना पास में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, समझा क्या उसको मैंने क्या बोला? एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ता है। फिर उन्होंने लिस्ट बता दिया किसके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। बिजनेस ओनर्स के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में, कस्टमर्स के साथ में। और वो अपने आइडियाज को इफेक्टिव तरीके से समझा पाए, इस वजह से उसके पास में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल नॉलेज रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है। थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। एंटरप्रेन्योर ना इतने बड़े बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता था अगर उसको अपने आप के ऊपर डाउट रहता था। तो एंटरप्रेन्योर कभी भी कोई बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पाता था अगर वो अपने आप के ऊपर डाउट करता है। एंटरप्रेन्योर को अपने आप पर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, तभी जाके बड़े से बड़े बिजनेस को अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकता है। वो कभी भी ना डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर डरता नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर के पास में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, ये पॉइंट आपको डालने का है। कभी भी कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो उसे वो घबराता नहीं है। ठीक है, और अगर वो अपने आप के ऊपर डाउट करते रहता था ना तो कभी इतना बड़ा बिजनेस को सेटअप भी नहीं कर पाता था। ये आप एग्री करते हो ना ये बात से? यस, ये एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्वालिटीज रहती है। ठीक है, फ्यूचर विजन। एंटरप्रेन्योर के पास में ना करंट विजन तो रहता ही है कि भाई करंट के अंदर क्या क्या करने का, क्या क्या नहीं करने का, करंट में क्या चल रहा है, लेकिन उसके साइमल्टेनियसली उसको फ्यूचर में क्या चलेंगे इसके बारे में भी जानकारी रहती है। तो उन्होंने दो पॉइंट में डिवाइड करे हुआ है। उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि एंटरप्रेन्योर के पास में ना करंट में क्या चल रहा है उस चीज का नॉलेज रहता है, और फ्यूचर में क्या चलने वाला है उसका भी उसके बारे में नॉलेज रहता है उसको। उसके अकॉर्डिंगली वो टाइमली मैनर के अंदर, सिंस करंट और फ्यूचर का उसको दोनों का नॉलेज है, वो टाइम मैनर में ना करेक्ट डिसीजन ले पाता है। उसको जो भी डिसीजन लेने का टाइमली मैनर में करेक्ट डिसीजन ले सकता है वो। समझा आपको? यस, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके पास में फ्यूचर विजन रहता है। करंट तो रहता ही रहता, फ्यूचर के बारे में भी रहता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ना वो टाइम मैनर में सारे के सारे डिसीजन करेक्टली वो ले सकता है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हाईली ऑप्टिमिस्टिक वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक ये पॉइंट क्या बोलता है? हाईली ऑप्टिमिस्टिक ये पॉइंट क्या बोलता है कि एंटरप्रेन्योर ना कितने भी डिफिकल्ट टाइम में से आ जाए, बिजनेसेस को कितना भी डिफिकल्ट टाइम में से गुजरना पड़े, वो कभी भी ना अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। ठीक है, वो हर सिचुएशन की में से कुछ ना कुछ अच्छा खोजता है। अपन ने इसके अंदर एग्जांपल लिए थे रितेश अग्रवाल का। उन्होंने बोला था, आपको ध्यान में होगा तो, जब समुद्र में अगर लहरें बहुत उफान पे है, बहुत ज्यादा जम से चल रही है लहरें, और वो टाइम पे जब मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जा सकते, वो टाइम पे मछुआरे अपनी अपनी नेट को सुधारते हैं, सो दैट जब समुद्र शांत हो जाएगा, पानी शांत हो जाएगा, वो टाइम पे वो प्रॉपर तरीके से फिशिंग कर पाएंगे। तो देखो क्या सोच है। जो कोविड टाइम को ना वो रितेश अग्रवाल जी ने कैसे डिफाइन किया था कि बोले ये अभी ना हमारा अपने आप को और स्टडी करने का और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने का समय है। ठीक है, ये टाइम को निगेटिवली ऐसा वेस्ट नहीं करने का है, उनको पॉजिटिवली वो पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करने का है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बेस्ट पॉइंट है। बोले एंटरप्रेन्योर को ना कभी भी बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में करने के बाद में ना, बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर में भी रहने के बाद में भी ना, उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, उसके बाद में हाई रिस्क एपेटाइट रहता है। वो कभी भी प्रेशर में आने के टाइम पे टूटता नहीं है। ये उन्होंने बोला हुआ था। आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा है? इसके अंदर का कंटेंट है पक्का। और आखिरी के अंदर और एक पॉइंट है हार्ड वर्किंग। वो एक जनरल अजम्पशन है, देखो ये उसके अंदर का ही पॉइंट था कि एक जनरल अजम्पशन है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर रहते हैं उनकी बहुत ज्यादा रिलैक्स लाइफ रहती है। बोले ये टोटली गलत है। ये आपकी अगर भावना होंगी ना एंटरप्रेन्योर बनने का, अपन मालिक बन जाएंगे तो अपन रिलैक्स रहेंगे, नौकर काम करते रहेंगे, वैसा पूरा का पूरा गलत सोच है आपकी। एंटरप्रेन्योर को बहुत दिन रात बहुत हार्डली मेहनत करनी पड़ती है। मैंने आपको क्लास में ना बहुत अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल दिए थे, आपको वो टाइम पे नाम याद होगा तो, थिरुकुमारन नागराजन, फाउंडर ऑफ निंजा कार्ट, जिन्होंने निंजा कार्ट की शुरुआत करी थी। तो उन्होंने बोला था, बोले जब स्टार्टिंग के डेज के अंदर ना, जब हमारी निंजा कार्ट बन रही थी तो मैं खुद जाके ये प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैं मंडी में ही जाके सो जाता था रात में 2-3 बजे, बिकॉज रात के टाइम पे हरियासी होती थी, वेजिटेबल्स के अंदर निंजा कार्ट डील करती है, जो बच्चों को नहीं पता। तो वो टाइम पे वो प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो बोले मैं वहां पे सो जाता था। अब देखो कितना कितना हार्ड वर्क कर रहा है कोई फाउंडर। ऐसा आपको लगता भी क्या कि वहां पे जाके सोएगा? नहीं। मैनी टाइम्स बिजनेसेस की जो मेन इसेंशियल एरियाज रहती है उसको खुद को हैंडल करनी पड़ती है। तो एंटरप्रेन्योर ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग रहती है, स्पेशली स्टार्टिंग वाले फेज के अंदर। ठीक है, इसको अब बहुत सारी बार मेजोरिटी जो काम की इंपॉर्टेंट एरियाज को इंडिपेंडेंटली हैंडल करनी पड़ती है। पक्का? यस। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, एंटरप्रेन्योर के पास में ना हाई इंटेलेक्ट रहता है, बहुत होशियार पीपल रहते हैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं ना, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई रहती है। पक्का? आपको आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोलते? यस।
इसका मेमोरी टेक्निक क्या थी, वापस एक बार, टेक्निकल नॉलेज एंटरप्रेन्योर के पास में बहुत जोरदार टेक्निकल नॉलेज रहता, उसको करंट चीज के बारे में पता रहता, फ्यूचर चीज के बारे में पता रहता, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी रहती। एक एंटरप्रेन्योर को ना बहुत सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज हो गए, स्टाफ एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। एंटरप्रेन्योर को सिंस इतने सारे लोगों के साथ में बातचीत करना का है, उसको इफेक्टिव तरीके से अपनी आइडियोलॉजी बताते हुए आनी चाहिए। इस वजह से ना एंटरप्रेन्योर के पास में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा थर्ड पॉइंट है, बोले सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एंटरप्रेन्योर अपने आप के ऊपर डाउट करता था ना, तो अपने बिजनेस को इतना सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाता था। एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपने ऊपर भरोसा रहता है कि उसके बिजनेस को कितने भी डिफिकल्ट टाइम से गुजरना पड़ेगा ना, तो बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल पाएगा वो। फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर विजन। एंटरप्रेन्योर को करंट सिचुएशन तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, एंटरप्रेन्योर को करंट सिचुएशन तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसको फ्यूचर के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली पता रहता है। इस वजह से एंटरप्रेन्योर को सिर्फ करंट के बारे में पता है, फ्यूचर के बारे में पता है, तो वो करेक्ट डिसीजन ले पाता है। ओके सर, ठीक है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक। बिजनेसेस बहुत डिफिकल्ट टाइम से जाते हैं दोस्त, बहुत डिफिकल्ट टाइम से। वो टाइम पे ना एंटरप्रेन्योर छोड़ता नहीं, उसके बाद में बहुत वो टाइम पे भी ना वो अच्छे तरीके से वो चीज को देखता है, पॉजिटिव वे में देखता है। हर खराब चीज में से ना उसमें उसके लिए अच्छा क्या है वो चीजें सोचता है। अपन उसके अंदर रितेश अग्रवाल जी का एग्जांपल देखे थे। हाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योर की ना जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी रहती है बहुत हाई रहती है। वो कभी भी प्रेशर में आके ना ब्रेक नहीं होता है। पॉइंट समझा क्या? हार्ड वर्किंग का पॉइंट अपन ने बोले हुआ था, एंटरप्रेन्योर को ना बहुत सी बार मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसका लोगों का एक अजम्पशन रहता है कि एंटरप्रेन्योर को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। टोटली अजम्पशन गलत है। मोस्टली केसेस के अंदर जब इनिशियली डेज रहते हैं ना, जब कंपनी बनती रहती है, वो टाइम पे एंटरप्रेन्योर को खुद से ही सारे के सारे डिसीजन, मेनली उसको खुद से ही मेजोरिटी टाइम तो जो मेन एक्टिविटीज है वो खुद से हैंडल करनी पड़ती है। पक्का? यस सर, समझ में आया ना? पक्का यस, ठीक है। और स्पेशली हार्ड वर्किंग जो स्टार्ट इनिशियल डेज का, और आखिर में इंटेलेक्चुअल कैपिटल। उनके पास में बहुत हाई इंटेलेक्ट रहता है, बहुत होशियार लोग रहते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं बहुत होशियार लोग रहते हैं। आ जाएगा? यस। इसका मेमोरी टेक्निक थी टीसीएस का फ्यूचर विजन है कि वो हाई रिस्क वर्क करेंगे। जो बच्चों को अपने पास में नहीं पढ़े हुए उनके पास में उनको बता दूं, टी फॉर टेक्निकल नॉलेज, सी फॉर कम्युनिकेशन स्किल, एस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्यूचर विजन है कि फ्यूचर विजन ही है कि हाई रिस्क वर्क करेंगे, हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, वर्क हार्ड वर्किंग रहते हैं, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अपने को ऐसी लर्न करने का, कैपेबिलिटीज ऐसी लर्न करने का। आ जाएगा? यस, नो, यस। अरे यार ये इतना सारा वापस आने वाला है। हाँ शिट मैन। अभी उन्होंने वापस टेक्निकल नॉलेज का उन्होंने बोले हुआ था, उसके अंदर अपन ने एक रितेश अग्रवाल जी का कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एग्जांपल देखे थे। अभी मुझे लगता नहीं अपने पास में स्वागत है ज्यादा आपका टाइम है रितेश उसको जी। बताने का। ये रितेश अग्रवाल जी स्वागत है आपका रितेश जी। बहुत बहुत क्लास धन्यवाद लेक्चर के अंदर अपन थैंक ने यू सो मच फॉर हैविंग मी। जब मैंने पढ़ाया था आपको वो टाइम पे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बताया था। अभी रिवीजन लेक्चर है तो अभी नहीं ले पाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक पॉइंट है, फ्यूचर विजन था। फ्यूचर विजन के अंदर मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, हाईली ऑप्टिमिस्टिक के अंदर, इसके अंदर बताए थे। आई थिंक कुछ बच्चों ने ना इनका लेक्चर अच्छे तरीके से देखने को ना, सिर्फ एटलीस्ट इतना वाला पार्ट को भी देखने को ना। ठीक है, आप ये वाले पार्ट को देखो बच्चों। कोविड के बाद अब बिजनेस का एक्सपेंशन और या बिजनेस को मेंटेन करना कठिन होने वाला है, और आप एक्सपेंशन काफी कर चुके हैं। अगर आप देखें, जब भी क्राइसिस आती है दुनिया भर में, सबसे बेस्ट कंपनीज जो होती हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सिस्टम्स को बेहतर करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे, व्हेन द सीज हैव स्टॉर्म्स द फिशरमैन कम्स एंड रिपेयर्स द नेट। तो वी आर रिपेयरिंग आवर नेट। ब्यूटीफुल, क्या बात कही, वेरी इंस्पायरिंग। हाँ, जब समुद्र में तूफान आता है तो मछुआरा उस समय अपने जाल को रिपेयर, उसको ठीक और उसको और मजबूत कर रहा होता है। और आपने बताया जब दुनिया में डाउनटर्न आता है तो उस समय अपनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक मस्त बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। हाईली ऑप्टिमिस्टिक रहता है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, हार्ड वर्किंग। इसके अंदर अपन इसका इलॉन मस्क का एग्जांपल लिए थे, याद है आपको? इलॉन मस्क ने उसमें बोला था कि बोले हार्ड वर्किंग रहता है। बोले इलॉन मस्क आज दुनिया का इतना करोड़पति इंसान है, फर्स्ट या सेकंड में रहते हैं हमेशा, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, बेजोस और ये खेलते रहते हैं। Yes, we spend a lot of time here. तो ये इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया, बोले आप कहाँ पे सोते हो? तो बोले मैं फैक्ट्री के अंदर एक सोफा पे सो जाता। अब इतने करोड़पति इंसान देखो कितना हार्ड वर्किंग है वो। ये बहुत सारे टॉपिक्स अपने वो टाइम पे देखे थे। बाप रे बाप, मैंने इतनी बार उसको रिपीट कराया था क्लास के अंदर, सो दैट आपके बच्चों के माइंड में रहने को ना। चलेंगे अपन अंदर का कंटेंट देखते हैं। यस, गुड टेक्निकल नॉलेज। वो अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। उसके बिजनेस के बारे में उसको अच्छा टेक्निकल नॉलेज रहता है। एंटरप्रेन्योर टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहता है, नए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप देखो जितने भी ब्लू वर्ड्स है ना, उसको ध्यान में रखना अपने। अच्छा गुड टेक्निकल नॉलेज रहता है, ये तो ऊपर ही उठा लो कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर के पास में गुड टेक्निकल नॉलेज रहता है। अच्छा, कुछ नहीं भी समझा ना बच्चों, वो एक कला रहती है लिखने का, आंसर लिखने की कला रहती है। हेड पॉइंट याद आ गया ना, तो हेड पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट तो बना ही लेना आपने, हाँ कि ना? यस।
कई कई कोई कोई पॉइंट के अंदर ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो रहने को ही छोड़ना, ऐसा ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाते हो, हाँ कि ना? यस, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के पास में क्वालिटी रहती है, वो टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को अपडेट कर सकता है नए नए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, बैंकर। इस वजह से एंटरप्रेन्योर को एक गुड कम्युनिकेटर रहना चाहिए, जिसको अपने आइडियाज इफेक्टिव तरीके से, स्ट्रेटेजीज इफेक्टिव तरीके से वो बता पाए, बाकी लोगों के साथ में शेयर कर पाए। ही इज क्लियर एंड पोलाइट इन हिज कम्युनिकेशन एंड इज एबल टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर। अच्छा, मैंने ये लाइन नहीं बोला था, एंटरप्रेन्योर बहुत क्लियर और पोलाइट रहता है अपने कम्युनिकेशन करने में, इस वजह से ना बाकी लोगों के साथ में वो एक अच्छा रिलेशन बना पाता है, तो एक गुड रिलेशन मेंटेन करता है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो। ये मैंने देखे हुए हैं, खामगांव के अंदर इतने सारे बिजनेसमैन हैं, वो एम्प्लॉयज को ना बहुत हल्का, मतलब बहुत गंदे से तरीके से बात करते हैं, बहुत खराब। वो उनके साथ में ना कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा रिलेशन बैठता नहीं, एम्प्लॉयज थोड़ा टाइम काम करते निकल जाते बाद में। तो अगर आपकी बोली अच्छी है तो आपके पास में अच्छे अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज टिक पाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे लोगों, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और सप्लायर के साथ में मतलब कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको एक गुड कम्युनिकेटर रहना ही चाहिए, बिकॉज उसको अपने आइडियाज और स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने का है। उसको क्लियर और पोलाइट अगर है वो, तो वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे बाकी लोगों के साथ में, ठीक है। यस, उसके बाद में उन्होंने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को तब तक रन नहीं कर पाएगा अगर वो अपने आप के ऊपर डाउट करता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उसको बिजनेस को ग्रो और मैनेज कराने में मदद करता है, ठीक है। अगर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से ना वो डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर ऑब्स्टेकल्स के अंदर वो पार हो सकता है, अगर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है तो। दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प हिम टू फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स। फ्यूचर विजन का मतलब क्या? उसको करंट सिनेरियो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ही इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल अवेयर अबाउट द करंट मार्केट सिनेरियो। वैसे दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उसको फ्यूचर विजन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, इस वजह से वो क्या कर सकता है, वो बंदा टाइमली मैनर के अंदर डिसीजन ले पाता है बेस्ड ऑन चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो टाइमली मैनर के अंदर अलग अलग डिसीजन ले पाता है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक। बिजनेस बहुत सी बार डिफिकल्ट टाइम में से ग्रो होगा, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, हमारी वजह से नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। वो टाइम पे भी ना एक एंटरप्रेन्योर होपफुल और कॉन्फिडेंट रहता है वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी। तो हाईली ऑप्टिमिस्टिक के अंदर क्या बोलेंगे आप कि बिजनेसेस बहुत सी बार बहुत डिफिकल्ट एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन की वजह से बहुत डिफिकल्ट टाइम में से गुजरता है, वो पर्टिकुलर टाइम में भी होपफुल और कॉन्फिडेंट रहने का जो कैपेबिलिटी रहती है, क्वालिटी रहती है, वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर रहती है। एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिवली, हमेशा हर एक सिचुएशन में से वो पॉजिटिवली सोचता है, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो बिजनेस को इफिशिएंट तरीके से रन कर सकता है। पॉइंट समझा आपको? यस। तो दे आर बिजनेसेस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बहुत डिफिकल्ट टाइम में से ग्रो होता है, मतलब पास ऑन हो सकता है, वो टाइम पे भी एंटरप्रेन्योर अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करता है, होपफुल रहता है, हमेशा पॉजिटिवली थिंक करता है, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो बिजनेसेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है। पॉइंट समझा क्या? हाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योर की तो देखो वापस उन्होंने स्टार्टिंग की जो हेड पॉइंट था उससे लाइन उठा लिया कि एंटरप्रेन्योर की हाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी रहती है, वो कभी भी प्रेशर में आके ब्रेक नहीं होता है, उसको हमेशा रेडी रहता है कि वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को न्यू अपॉर्चुनिटीज को हमेशा सीख करते रहता है कि उसके पास में अगर कोई मार्केट के अंदर कोई नवा दिख रहा है तो उसको पहले से ग्रैब करने की कोशिश करता है वो। समझा क्या? उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत हाई रहती है, प्रेशर में आके वो ब्रेक नहीं होता है, कभी भी चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी रहता है। हार्ड मतलब एक जनरल बिलीफ है, मैं वापस वही बोलूंगा, शायद आपको लग रहा है ऐसा, जनरल बिलीफ है कि एंटरप्रेन्योर के पास में ना बहुत रिलैक्स लाइफ रहती है, लेकिन टोटली अनट्रू है। एंटरप्रेन्योर बहुत लॉन्ग आवर्स बिजनेसेस के अंदर देते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग फेजेस के अंदर, हमेशा वो हार्ड वर्किंग करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अपन इसके अंदर एग्जांपल इलॉन मस्क का भी देखे थे, वो फैक्ट्री के अंदर ही सो जाते थे, ठीक है। मेनी टाइम बहुत सारे मेन एरियाज इंडिपेंडेंटली उनको हैंडल करने पड़ते हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज उनको सक्सेसफुल बनाती है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती है। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, आई थिंक मैंने इसका वीडियो नहीं शो करने को ना, ठीक है, इग्नोर करते हैं। एंटरप्रेन्योर के पास में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट रहता है, ये जनरली इंटेलिजेंट, रीजनेबली इंटेलिजेंट रहते हैं और अलग अलग बिजनेस सिचुएशन को ना प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर ना मैंने उसका एग्जांपल देना चाहिए था आपको, पेटीएम का। जब ये क्या नाम है था इसका, नरेंद्र मोदी जी ने रात में 8 बजे आके 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे ऐसा बोल दिया था, वो टाइम में पेटीएम का सिचुएशन क्या हुई थी। हाँ, वो टाइम पे जो विजय शेखर शर्मा थे, पेटीएम कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने बोल दिया था कि हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन हुई थी। वो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया था, जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर पहला फ्रंट पेज था ना, सबके ऊपर एडवर्टीजमेंट ठोक दिया था। न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, एक दिन का खर्चा कितना आता है? 12-12 लाख रुपए का खर्चा आता है। हाँ, अगर ऐसा थोड़ा सा ज्यादा सर्कुलेशन में पेपर नहीं होता होगा तो 4.5-5 लाख रुपए सिर्फ एक पेज का, एक दिन का एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा लगता है। 4.5-5 लाख रुपए, आप अमाउंट समझो कितनी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो वो उसने इमीडिएटली फटाफट सबको एडवर्टाइजमेंट परचेस कर लिया था, बिकॉज अगले दिन से सब कुछ काय पे आने वाले थे, डिजिटल करेंसी के ऊपर आने वाले थे, तो वो टाइम पे पेटीएम को बहुत एडवांटेज मिला,
ठीक है, तो बहुत एक रीजनेबल इंटेलिजेंट रहता है, अलग अलग बिजनेस सिचुएशन को इजीली एनालाइज करता है, हमेशा क्रिएटिव थिंकर रहता है। दिस हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सिंस वो इंटेलिजेंट पीपल रहता है, अलग अलग बिजनेस सिचुएशन को इमीडिएटली एनालाइज करता है, तो इस वजह से वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है और बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और वो एक क्रिएटिव थिंकर है। पॉइंट समझा क्या? यस, ये सारे के सारे पॉइंट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्यूचर विजन। टीसीएस का फ्यूचर विजन है कि वो हाई रिस्क वर्क करेंगे, हाईली ऑप्टिमिस्टिक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, हार्ड वर्क, और आखिरी में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। आ जाएगा पक्का पक्का? यस। अब इसके बाद में जो क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सब कुछ रेडी है लेकिन आपके सिलेबस में से नहीं है, तो हमने उसको हटा दिया है। तो क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अपन कट कर देंगे, अपन इसके बाद में दूसरा टॉपिक को शुरुआत करते हैं। चालू करने के पहले 2 मिनट का एक बार ब्रेक ले लो आप। अगर आप पहले भी लर्न करना चाहते हो तो पहले उसको लर्न कर लो, वीडियो को पॉज कर दो या क्लोज कर दो, आप पहले उसको लर्न कर लो, फिर बाद में आगे का लेक्चर देखना। मैं अभी ये लेक्चर को एंड नहीं करना, मैं 2 मिनट का लिए पॉज ले रहा, पानी पीने का ब्रेक ले रहा, उसके बाद में वापस अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का पानी पीने का ब्रेक। यस, अब आ रहा है क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। अब आप क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है वो, एंटरप्रेन्योर को क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली इसके हेड पॉइंट्स पे आता हूं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो समझो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कंपनी, हमारी कंपनी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? एंटरप्रेन्योर खुद डिसाइड करेगा। तो कंपनी के अंदर कौन कौन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और कौन कौन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होंगे, ये डिसाइड करने वाला व्यक्ति कौन है? एंटरप्रेन्योर खुद है। उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप के एम्स रहते हैं, एक प्राइमरी एम रहता है, एक सेकेंडरी एम रहता है। टाइम टू टाइम वो प्राइमरी एम को सेकेंडरी एम को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की खुद की रहती है। तो पहला पॉइंट आता है, जो पहला रोल रहता है, जो पहला फंक्शन रहता है एंटरप्रेन्योर का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इन्होंने ऑब्जेक्टिव बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मैं ऐसा बोलता हूं उसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप के रहते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी रहता है। टाइम टू टाइम इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की खुद की रहती है। मैं डबल से बोल रहा है, एंटरप्रेन्योर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं जो भी कंटेंट बोल रहा अंदर का ही मसाला बोल रहा। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। और ये टाइम टू टाइम में ऑब्जेक्टिव को चेंज करना कि भाई हमारी कंपनी आज तक, जैसा ओला ने क्या किया, पहले बताओ ओला ने क्या किया। पहले कैब हायरिंग सर्विसेज के अंदर था, कैब हायरिंग सर्विसेज के अंदर था, लोगों को वो मतलब टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एग्रीगेटर मॉडल के ऊपर काम करते थे। बाद में ओला ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर घुस जाएंगे। तो पहला देखो, रातों रात इन्होंने जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, जो बोलता है ना वो, क्या एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वैसे बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। हाँ कि ना? यस। ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर खुद, मतलब अल्टीमेटली बिजनेस का मालिक खुद। पक्का? वैसे ओयो भी ना बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर है, आपको पता है, मैंने क्लास के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, इनिशियली ओयो ना सिर्फ स्टेस ओरावल स्टेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। बाद में उन्होंने ओयो रूम्स का नाम रखा, और बहुत सारे अलग अलग मतलब हॉस्टल भी आज प्रोवाइड करते, शादी के लिए वेडिंग्स चालू करे हुए उन्होंने, वेडिंग्स। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, मंगल कार्यालय भाड़े पे देते, कौन? ये ओयो वाले है, करते हैं ऐसा। ठीक है, दूसरा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है? देखो, इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा तो, एप्पल कंपनी का। देखो, एंटरप्रेन्योर ना एक इनोवेटर है। मैं पहले मतलब इसके बोलने के पहले बोलूं क्या, चलो एक बार करो, स्टीव जॉब की पहले बात सुनते, क्या बोलते हैं? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. There we go, right there. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Boom. And this is the home screen of iPhone right here. ठीक है, आपने देखा एप्पल ने ये वो स्टेज था, मतलब जब मोबाइल फोन्स को मतलब सिर्फ अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिवाइसेस हुआ करते थे, गाने सुनने के लिए आईपॉड हुआ करते थे, इंटरनेट पे सर्फ करने का तो कंप्यूटर पीसीज हुआ करते थे, मोबाइल फोन कॉल करने के लिए मोबाइल फोन्स रहते थे। ठीक है, तब ऐसे अलग अलग थीम थे, एप्पल ने तीनों को कंबाइन कर दिया।
इनोवेटर को मतलब एंटरप्रेन्योर्स ना सारे के सारे इनोवेटर्स रहते हैं, उनको पता है कि यार हमको इनोवेशन हर एक चीज में करते रहते हैं, बिजनेसेस प्रोसेसेस के अंदर इनोवेशन करते रहते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर, हर एक चीज के अंदर इनोवेशन करते रहते हैं। बिकॉज उनको पता है सिर्फ एक चीज, सबसे काम की लाइन आपको डालने की है कि उनको पता है कि कस्टमर हमारे सिर्फ तभी सेटिस्फाई होंगे जब हम टोटली न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर हम डायरेक्टली बहुत ड्राफ्टिक नवे नवे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उनको क्लियर कट पता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक ही सिचुएशन के अंदर खुश होते हैं जब भी हम न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर न्यू फीचर को इंट्रोड्यूस करते हैं, या टोटली न्यू प्रोडक्ट्स को लाते हैं मार्केट के अंदर। समझा? तो इनोवेशन का पॉइंट ये बोलता है। पॉइंट समझा? यस। ये दूसरा फीचर हो गया। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, चलो इसके अंदर मैं मार्केट, ये शब्द को ध्यान में रखो, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। मार्केटिंग के ऊपर ना एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वाई? बिकॉज वो कस्टमर्स की ना नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, भाई लोगों के नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करवाते हैं। और एक बार जैसा मार्केट के अंदर प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इसके अंदर ना टोटल 3 पॉइंट है कि यार ये मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड पॉइंट के अंदर आपको बताने का है कि ये पहले प्रोडक्ट को, मतलब लोगों की नीड्स क्या है उसको सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करवाते हैं। ये दोनों चीजें होगी, मार्केट को समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। एक बार जब मार्केट डेवलप हो जाता है, हाँ, और उनके पास में तो ऑलरेडी प्रोडक्ट बने हुआ है, फिर वो टाइम पे अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं और कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज होती है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट बोलने के बाद में ना आपका सिर्फ मार्केट से मार्केटिंग, आपको शब्द आने को ना कि मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और थर्ड मतलब मार्केट जैसा डेवलप हो जाता है फिर कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। पॉइंट समझा क्या? पक्का? यस। फोर्थ, न्यू टेक्नोलॉजी। ये ना हमेशा कोशिश करते हैं, देखो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर ना बहुत नए नए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज डेली बेसिस पे बनती रहती है, अंदर का कंटेंट कि हर डेली बेसिस के अंदर ना कहीं नया नया इन्वेंशन होते रहता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती रहती है। तो ये बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिजनेसेस मतलब एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को ना अपने बिजनेसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। काय के लिए? बिजनेस के ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस प्रोसेस मतलब जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस चल रही है उसको ऑटोमेट करने के लिए, और सेल्स और मार्केटिंग को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो न्यू टेक्नोलॉजी काय के लिए यूज करते हैं वो? ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए। आप देख लो इसका एग्जांपल देख लो, क्या नाम है इसका, टेस्ला मोटर्स का, टेस्ला कार्स का, टेस्ला मोटर्स ही नाम है उसका। टेस्ला मोटर्स पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, मतलब इधर से आलू डालो उधर से डायरेक्टली बम, नहीं आलू नहीं, इधर से आप फैक्ट्री चालू करते हैं। अभी उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्लांट परचेस करने वाले हैं, वो उन्होंने बताया था ऐसा, टेस्ला ने अभी बीच में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बोले हम हमारी कंपनी के अंदर टोटली मतलब एक कार का पूरा असेंबल होकर बाहर निकलेंगे। अभी कैसी पूरी असेंबली लाइन रहती है, बोले वैसा नहीं रहेगा, हम पूरी मशीन के अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट डालेंगे, वो मशीन पूरी की पूरी रेडी करके मार भेजेंगे मशीन। मतलब इतनी सी मशीन थी, इतनी सी नहीं थी, मतलब बड़ी मशीन थी, उसने ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया। समझा क्या? मतलब वो चाहते बस टोटली ऑटोमेटेड ही प्रोसेस हो। ये गलत भी है, लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगा फिर तो। समझा क्या? यस। सेल्स और मार्केटिंग के लिए तो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। पहली लाइन क्या लिखना, ये दुनिया के अंदर डेली बेसिस पे बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर बनती रहती है। एंटरप्रेन्योर वो टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, उसका के लिए बिजनेस के ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए, सेल्स और मार्केटिंग के लिए। पॉइंट समझा? यस सर, समझ में आ गया। गुड रिलेशन। गुड रिलेशन का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर गुड रिलेशन के अंदर इन्होंने गुड रिलेशन बोला, लेकिन किसके साथ में गुड रिलेशन मेंटेन करना है? एम्प्लॉयज के साथ में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनी के साथ में सारे के सारे एम्प्लॉयज मेंटेन मतलब रहने को ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंटरप्रेन्योर की खुद की है। अपन क्या देख रहे हैं? एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस है, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या रोल्स रहते हैं, एंटरप्रेन्योर को क्या क्या करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बोले एंटरप्रेन्योर को ना गुड रिलेशन मेंटेन करना रहता है, सारे के सारे एम्प्लॉयज के बीच में, सुपीरियर्स और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे रिलेशन मेंटेन हो। अगर ये सब कुछ आपने फॉलो किया ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपको मसाला डालने का उसके अंदर। पक्का? यस पक्का। आपको हो रहा ना मैं जो बोलते आ रहा? ऐसे तो नहीं लगा बाबा प्रवचन दे रहे ऐसा नहीं, आपको लर्न हो रहा है, मुझे पता है वो। चलो, टेकिंग डिसीजन। मेजोरिटी टाइम अपना बिजनेस के अंदर ना जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं ना, इनका मेजोरिटी टाइम तो ना बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में ही चले जाता है। बिजनेसेस के अंदर टाइमली डिसीजन लेना, करेक्ट डिसीजन लेना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंटरप्रेन्योर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेसेस के अंदर बिजनेसेस के डिसीजन के सारे प्रोस और कॉन्स को जानने के बाद में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को जानने के बाद में उसने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने को ना, तो इसके अंदर आप मसाला क्या डालोगे? टेकिंग डिसीजन के अंदर एंटरप्रेन्योर का मेजोरिटी टाइम डिसीजन लेने में ही चले जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग उसके अंदर बताएंगे, बिजनेसेस के अंदर सिंस इनको इतने सारे डिसीजन लेने के रहते हैं, बिजनेसेस के प्रोस और कॉन्स को जानने के बाद में ही उन्होंने बिजनेस डिसीजन लेने को ना, ये एक्चुअली थर्ड पॉइंट है। बिकॉज सेकंड पॉइंट क्यों नहीं आ रहा था? मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बोला था आपको? पॉइंट बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेना रहते हैं,
इन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए, टाइम पे मैनेजमेंट डिसीजन मेरे को 3 पॉइंट मैंने बोला ना अभी 2 मिनट पहले आपको। हेलो वापस भूल गया मैं, चलो जब आएगा तब बता दूंगा। लेकिन ये 3 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट तो आपने को याद हो गया, पहला और आखिरी वाला पॉइंट हमको याद आ गया। बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लेने रहते हैं। बिजनेस के अंदर मेजोरिटी टाइम बिजनेस के जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं उसका टाइम इसमें चले जाता है, और बिजनेस के अंदर सारे के सारे प्रोज और कॉन को ध्यान में रखने के बाद में उन्होंने बिजनेस डिसीजन लेने को होना। ऑर्गेनाइजिंग फंड बेस्ट पॉइंट, मैं तो बोलता ये ही मेन काम रहता है एंटरप्रेन्योर का। देखो कोई भी बिजनेस के लिए ना, बिजनेसेस के लिए फंड लाइफ ब्लड के जैसा काम करता है, बिजनेसेस के लिए उसके ब्लड के जैसा काम करता है फंड्स। कोई भी बिजनेस के अंदर अगर फंड टाइमली मैनर के अंदर अवेलेबल हो पाए ना तो बिजनेस स्मूथली रन करेगा। मैं जो बोला ना उसके पर ध्यान सुनो। बिजनेसेस के अंदर फंड टाइमली मैनर में अगर अवेलेबल रहा ना तो बिजनेसेस स्मूथली रन होंगे। ठीक है, बिजनेसेस के अंदर टाइमली फंड आना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? एंटरप्रेन्योर की खुद की। इस वजह से ना वो एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखता है अलग अलग लोगों के साथ में जो उसको पैसा प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंड ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंटरप्रेन्योर की खुद की है। फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पहला पॉइंट उसने बोला। इस वजह से ना वो एक ऑनेस्ट और गुड रिलेशन मेंटेन करता है सारे के सारे लोगों के साथ में। फंड्स अगर अवेलेबल रहे तो हमारी स्मूथ फंक्शनिंग होगी। इसको मत बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनो, ये हटाओ इसको, गंदा अंदर बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। बिजनेसेस के अंदर फंड्स उसके बिजनेस के लाइफ ब्लड के जैसा काम करते हैं। बिजनेसेस के अंदर अगर फंड्स अच्छे तरीके से अवेलेबल रहे तो बिजनेस स्मूथली मक्खन के जैसा चलेगा। इस वजह से बिजनेसेस के अंदर फंड्स की कभी भी कमी ना पड़े, इस वजह से एंटरप्रेन्योर को ना ऑनेस्ट और गुड रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं सारे के सारे फाइनेंशियल लोगों के साथ में। और वो हमेशा से बिजनेसेस के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सर्च करते रहता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। ये फंक्शन है, ये रोल है किसका? एंटरप्रेन्योर का खुद का। पॉइंट समझा क्या सर? समझ में आ गया। और आखिरी में बस इतनी पॉइंट थे क्या? एल है खत्म ही हो गया, चालू होते से खत्म हो गया। चलो एक बार वापस से मेरे साथ में बोलेंगे अपन, हाँ ना, हाँ बोलेंगे सर, बोलेंगे कि एक बार सबसे आखिरी में बोलूँ क्या कि अभी एक बार का पूरा पॉइंट मसाला पहले डबल 2 बार 3 बार हो जाता ना वो। ठीक है, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिए। क्या मेमोरी टेक्निक है? डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिए। ठीक है, अब इसके अंदर डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिए में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आई फॉर इनोवेशन। ठीक है, फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ मार्केट को ये खुद लोग डेवलप करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से। मैंने बोला था ना डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिए। डी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आई फॉर इनोवेशन, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन से तो गुड रिलेशन मेंटेन किए, और डिसीजन टेकिंग डिसीजन लिए मतलब ऑर्गेनाइजिंग फंड अपन खुद से याद रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपन ने ध्यान में रखा था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर अपन याद रखेंगे ऑर्गेनाइजिंग फंड। पक्का आज आपने छोड़ने में जानबूझ के सोचेंगे ना कि भाई इसको लर्न नहीं करना, वैसे भी याद रहेगा, मतलब ये चिपकता बार बार। बाकी ये पॉइंट याद में रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। पक्का? यस 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 सर, कोई नहीं, आप आगे चलो। एंटरप्रेन्योर को क्या है? एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं। बिजनेसेस के अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं। बिजनेसेस के मतलब एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि टाइम टू टाइम वो अलग अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, चेंज करते रहे। सिंपल, बिजनेसेस के अंदर एम्स और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की खुद की रहती है। बिजनेसेस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दोनों रहते हैं। टाइम टू टाइम वो ऑब्जेक्टिव को चेंज करते रहना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? एंटरप्रेन्योर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सेकंड पॉइंट, इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक इनोवेटर रहता है। ही इंट्रोड्यूसेस इनोवेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट रेंजेस, बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, और अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इनोवेशन करते रहता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला? बोले सारे के सारे इनोवेटर ना बेसिकली दे आर इनोवेटर, ऑल entrepreneurs are basically an innovator. They introduce innovation in a range of product, business processes and solving business problems. ठीक है, he only मतलब उनको पहले से ही पता रहता है कि customer only will get satisfied when new products are introduced or radically new features are introduced in existing products. Therefore, entrepreneur has to constantly be innovative. मतलब entrepreneur को बार बार मतलब innovation करते रहना पड़ता है। Therefore, entrepreneur is constantly innovating. कुछ ना कुछ नवी चीजों का innovation करते ही रहता है। ये आपको लर्न हो रहा ना? मैं सच्ची से बोला, मैंने जो भी मसाला बोला इसके अंदर कंटेंट बोला ना, कसम खा के बोला फिर ऐसे ही तो बोला था ना? यस, ठीक है, 2 मिनट। यस, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। इन्होंने क्या करते रहते हैं? ये अलग अलग मैंने बोला था मार्केट का मतलब कैसे बोलना अपन ने, ये मेजोरिटी टाइम ना अपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। मार्केटिंग करने के लिए मार्केट के अंदर सर्वे करते हैं, कस्टमर्स की डिमांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एक बार जब मार्केट डेवलप हो जाता है तो कस्टमर्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ मार्केट के अंदर अपन क्या बोलना? मार्केट को पहले मार्केटिंग करना। ये अलग अलग तरीके सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं मार्केटिंग करने के, जिससे अपने वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो सेल आउट कर पाए। वो कस्टमर्स का मार्केटिंग सर्वे करवाते हैं जिससे उनको कस्टमर्स की डिमांड समझ में आ जाए।
ठीक है, एक बार अगर मार्केट डेवलप हो जाता है तो कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो जाएंगी, सिंपल, समझा ना आपको? यस, मैं 2 मिनट सिर्फ सांस लेता, 2 मिनट में सांस के लिए मैं भी भाग के आया था इसलिए 2 मिनट ऋषभ। यस, अब फोर्थ टॉपिक क्या आ रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी को ढूंढते रहते हैं। मैंने क्या बोला था, पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर ना कंटिन्यूसली इनोवेशन होते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर ना नवे नवे टेक्नोलॉजी को बिजनेसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है बिकॉज बिजनेसेस की ग्रोथ हो पाए। न्यू टेक्नोलॉजी को काय के लिए यूटिलाइज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए और मार्केटिंग के लिए, सेल्स करने के लिए, प्रोसेसेस करने के लिए, सब चीज़ों के लिए वो इनोवेशन करते रहते हैं। तो बिजनेसेस के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन डेली बेसिस पे होते रहते हैं। देयर इज कॉन्स्टेंट इनोवेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है बिजनेसेस के ग्रोथ के लिए। बिजनेस टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड? भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट से लेके ऑटोमेटिंग करने के लिए, प्रोसेसेस मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसेस के अंदर भी ऑटोमेशन लाने के लिए, सेल्स और मार्केटिंग करने के लिए, सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी को वो कंटिन्यूसली अडॉप्ट करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर की हमेशा एक कोशिश रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर मेंटेन रहे वर्क प्लेस पे। क्या बोला? एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट मेंटेन रहे। ठीक है, हमेशा एक गुड रिलेशन मेंटेन रहना चाहिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। मैंने एम्प्लॉयज बोला था, सुपीरियर और एम्प्लॉयज के बोला था, तो इन्होंने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में अच्छा गुड रिलेशन मेंटेन होने को होना। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा रिलेशन है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए, मतलब इट इज की टू सक्सेस, ऐसा उन्होंने बोला कि कोई रोक नहीं सकता, मतलब इट इज की टू सक्सेस, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रहा है तो इट इज की टू सक्सेस। एंटरप्रेन्योर हैव टू इंश्योर दैट अ हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इज मेंटेन एट वर्क प्लेस, गुड रिलेशन इज मेंटेन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, इट इज की टू सक्सेस। पॉइंट आ जाएगा? यस। उसके बाद में टेकिंग डिसीजन। अब याद करो मैंने क्या पॉइंट बोला था, 2 मिनट के लिए इसको मत देखो, पहले याद करो एक बार। बिजनेसेस के अंदर मेजोरिटी टाइम ना, बिजनेसेस के अंदर एंटरप्रेन्योर का मेजोरिटी टाइम ना बिजनेस के डिसीजन लेने में ही चले जाता है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर वर्क इज टेकिंग डिसीजन। उसको टाइमली और करेक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए। बिजनेसेस के सक्सेस के लिए उसको टाइमली डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस वजह से उसने पहले से बिजनेसेस के डिसीजन लेने के पहले ही सारे उसके प्रोज और कॉन्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेना, उसके बाद में उसने बिजनेस डिसीजन लेने को होना। पॉइंट समझा मैंने क्या बोला था? सेम वैसे के वैसे ही पॉइंट डालने का है, पक्का? यस, मैं आपको पहले ही बोल दिया, ओसीएम के लेक्चर्स को आपको मिनिमम 2 बार दिखना ही चाहिए। ये वाला लेक्चर मैं अभी बोल दे रहा, थोड़ा सा बड़ा साइज का बनेगा लेकिन लर्न बहुत अच्छे तरीके से होगा, पक्का? ऑर्गेनाइजिंग फंड, कोई भी बिजनेस के लिए फंड, बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइज, इसको छोड़ो, मैं मेरे खुद से लेवल से बोलता हूँ। बिजनेस के लिए फंड कैसे जैसे काम करता है, लाइफ ब्लड के जैसा काम करता है। अगर बिजनेस के अंदर अगर सफिशिएंट फंड रहा तो बिजनेस इफिशिएंट तरीके से स्मूथली फ्लो होते रहेगा। बिजनेसेस के अंदर फंड का हमेशा आते रहना चाहिए, हमेशा फंड अवेलेबल रहे। इस वजह से ये एंटरप्रेन्योर हमेशा कोशिश में रहते हैं, अलग अलग फिनेंशियल सोर्सेज को सर्च करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वजह से वो बिजनेसेस के अंदर कंटिन्यूस फ्लो फंड का फ्लो होने को ना, इस वजह से वो उन्होंने क्या बोला, वो ऑनेस्ट और गुड रिलेशन मेंटेन करते सब लोगों के साथ में। पॉइंट समझा क्या? यस, पक्का यस सर, समझ आ गया। इतने ही पॉइंट है। अब मेरे साथ में बोलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मेमोरी टेक्निक क्या आती? डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिया। ठीक है, डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिया। डी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आई फॉर इनोवेशन, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। डीआईडी ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन, सॉरी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, गुड रिलेशन मेंटेन किया। गुड डिसीजन बोलने के बाद में टेकिंग डिसीजन, गुड रिलेशन और ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। पक्का? यस, कोई डाउट नहीं सर? पक्का यहां तक हो गया हमारा। अभी हमारे टॉपिक चालू हो रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक आदमी की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की पर्पसफुल को एक मतलब एक सोची समझी एक्टिविटी कर रहे हैं वो, अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये पर्पसफुल एक्टिविटी, किसी पर्पस के लिए एक्टिविटी परफॉर्म किए जा रहे हैं, इंडिविजुअल खुद या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे, प्रॉफिट आने के लिए, प्रॉफिट को वही लेवल में मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए। अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन और इंक्रीज द प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? बोले एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। मेरे साथ में बोलो, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है अकेले आदमी की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की। काय के लिए? अगर उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लाना है, इनिशिएट करने का है, उसको मेंटेन करने का है, वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने का है। काय के थ्रू? बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। काय का? गुड्स और सर्विसेज का, इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज का। पॉइंट समझा क्या? यस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? ये भी क्वेश्चन आएगा आपने इसके अंदर। मेन 3 बड़े क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। शिप ये अलग अलग है।
Entrepreneurship is the process of setting up a new business and organization. It is process whereby one decide to build a business career out by finding the market optimization and mobilizing the available resources. कुछ नहीं बोलते, एक ऐसा पर्सन है जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को मतलब बिल्ड कर रहा है, मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके वो एक पर्टिकुलर बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, जिसके अंदर वो अलग अलग रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी मेमोरी टेक्निक थी आइस रूम। मुझे एक बार देखने दो कि इसके अंदर इन्होंने, अच्छा ऐसे वाले पॉइंट है, चलो इसी से बताओ क्या इनोवेशन का पॉइंट पहला है। सारे के सारे जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं ना, वो एक इनोवेशन एक्टिविटी है, मतलब इनको कंटिन्यूसली देखते रहने पड़ता है कि अलग अलग तरीकों से वो कैसा इनोवेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इनोवेशन हर एक चीज के अंदर, मतलब हर एक बोले तो हर एक चीज के अंदर, भाई रॉ मटेरियल से लेके तो फिनिश प्रोडक्ट हमारा पहुंचने तक कस्टमर को हम जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर हर एक चीज के अंदर कंटिन्यूसली इनोवेशन करते रहते हैं। अपन इसके अंदर एग्जांपल लिए थे सेल्स जो रहते हैं ना, सेल्स, इन्होंने एक एलो सेल्स बनाया था। एलो सेल्स मतलब एलोवेरा से सेल्स बनाया था, जो बैटरीज रहती है जिन्होंने आपको अगर फोटोज में दिख रहा है उन्होंने एलोवेरा से बनाया हुआ है। वाई? बिकॉज जो अपन सेल्स बनाते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक सेल्स जो अपन अपने मोबाइल्स में तो नहीं बोलो, घड़ी फड़ी में जो डालते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको डिग्रेड होने में कई साल लग जाएंगे। ठीक है, वैसे एलो सेल्स में फटाफट से डिग्रेड हो जाते हैं, उसमें से एनर्जी भी, चार्जिंग भी फास्ट होते हैं, ज्यादा टिकते भी है। इनोवेशन किया, समझा? तो एंटरप्रेन्योरशिप की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर ऑल इनोवेशन बेस्ड एक्टिविटीज है। सेकंड एक्टिविटी क्रिएटिव एक्टिविटी। सिर्फ इनोवेशन से कुछ नहीं होगा, इनोवेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय क्रिएटिव एक्टिविटी, इट शुड बी सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी, ऐसा पॉइंट है उसके अंदर बोलेंगे वो। तो हमेशा ना मतलब एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि क्रिएटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को हमेशा से पब्लिक के सामने शो करे कि हमारा प्रोडक्ट देखो कितना अलग है, कितना क्रिएटिव है। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी के हर एक मतलब इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए क्रिएटिविटी ने। एंटरप्रेन्योर हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि वो क्रिएटिवली अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे या सर्विसेज को प्रेजेंट करे पब्लिक एट लार्ज को। थर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर ना ऐसा दान धर्म के लिए कोई नहीं कर रहा, एंटरप्रेन्योरशिप इज प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये लोगों की मार्केट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे। अब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को जब ऑफर करेंगे उसमें से उनको प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। जितने में आप देखोगे ना, एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, सुना, मेरे ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर ना सारे के सारे अलग अलग रिसोर्सेज को ना एक जगह पे लाता है। ठीक है, अब वो अलग अलग रिसोर्सेज को ना अलग अलग प्राइस रेंज पे बॉट करता है, सब कुछ को एक रूफ के अंदर लाता है और उससे अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या अपना एक पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सोचता है, एक ऐसी प्राइस के ऊपर जो कि अनसर्टेन है। मतलब देखो कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं। वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जमा करता है, एक जगह पे लाता है और उससे काम में आने वाला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज को वो डेवलप करता है। काय के लिए करता है? अच्छा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के बाद में उसको एक अनसर्टेन, अपने को पता नहीं ना कितने क्या प्राइस पे वो जाएगा, वो प्रोडक्ट को वो पब्लिक को वो ऑफर करता है। इस वजह से ना वो इतना बड़ा रिस्क बियर करता है, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स। और रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब ऐसी वाली अनसर्टेनिटीज जिसको आप क्या बोलेंगे उसको, जिसको आप वो नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे यार उसको, इंश्योरेंस नहीं ले सकते। तो पहली लाइन उन्होंने क्या बोली हुई है? रिस्क का मतलब क्या? रिस्क का मतलब रहता है कि अनसर्टेनिटीज जिसको आप इंश्योर नहीं कर सकते। एक एंटरप्रेन्योर बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क लेता है बिजनेसेस के अंदर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो अलग अलग रिस्क के वजह से, मतलब वो अलग अलग रिस्क को एक सब साथ में लाके अपने प्रोडक्ट को वो ऑफर करता है। पक्का? ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन। ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन का मतलब क्या है? देखो, ये सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योर को एक बात समझ में आ जाती है। क्या बात समझ में आती है? कि मार्केट के अंदर ना बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल है। क्या बोला मैंने? मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब उसको ये बात भी समझ में आती है कि यार ये चीजों को ना अपन हल कर सकते हैं, अपने पास में नॉलेज और स्किल्स है, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई। गैप फिलिंग का मतलब क्या? अलग अलग गड्ढे मार्केट के अंदर भाई कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर वो खुद का दिमाग लगा के वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ओला ने क्या किया था, रितेश अग्रवाल ने जो सीईओ थे ओला कैब्स के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया भाई कस्टमर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, अब दोनों को ना जोड़ने का कोई एक तरीका चाहिए। ये अपने सर्विस देने के लिए रेडी है और इनको सर्विस चाहिए, लेकिन इनको ना बहुत देर रुकना पड़ता है। टैक्सी ड्राइवर प्रॉपर तरीके से रेट बार्गेन नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं करते, कुछ प्राइसेस बोलते हैं। ये मेरे साथ में भी हुआ, मैं भी रिसेंटली नागपुर गया था, इतना छोटा सा डिस्टेंस, मतलब आप इमेजिन करोगे ना, मतलब सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था वो रूट। मैंने गूगल मैप पे खुद पे देखा, 3 की 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर के ऊपर भी नहीं हुआ। 4 किलोमीटर के मुझे क्या रेट बोला उसने पता है क्या? 120 रुपए। मतलब पागल हो गया तू?
मैं बोला खामगांव से कितने किलोमीटर दूर है नागपुर में, वो आया 500 रुपये में, बोले वैसे वापस खामगांव चले जाओ। मैंने यार कि शिल्लक की बातें कर रहा है साला, ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसको बोला नहीं मैंने, लेकिन ऐसा बोला 120 रुपये इतने छोटे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। इमेजिन करो ना, हद ही पार कर डालते। अब मैंने ओला इस पे देखा, मतलब कैश पे उसके ऐप पे ऊपर देखा, उसने मुझे सिर्फ 30 रुपीज चार्ज किया, ओनली 30 रुपीज, सिंपल। तो इन्होंने ये गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके ऊपर अपना सोल्यूशन देते हैं। ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है, ये अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग रिसोर्सेज को इफिशिएंट तरीके से एक जगह पे लाते हैं और उससे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विसेज बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करने में काम करते हैं। उसके बाद में मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप, ये ना एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग चीजों को, एम्प्लॉयज को ना मोटिवेट रखे हमेशा। उसके अंदर ये मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स बहुत अंदर रहती है। हाँ, तभी जाके वो एम्प्लॉयज को सबको साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए वो काम करते हैं। तो मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल उसके बारे में बात करता है, ठीक है। और स्किलफुल मैनेजमेंट, जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज को करने का है तो उसको स्किलफुली हर एक चीज को ना प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। अब लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए हर एक चीज के अंदर क्या बोलेंगे उसको अपन, परफेक्ट होना, ये उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर वो क्या करता है, वो एक्सपर्ट पीपल को हायर करता है अपनी कंपनी के अंदर और उनको वो पर्टिकुलर काम को डेलीगेट करता है और वो पर्सन को फिर वो पर्टिकुलर काम को अंडरटेक करते हैं। तो स्किलफुल मैनेजमेंट के अंदर ना उन्होंने ऐसा बोला कि एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी स्किल्स रहनी चाहिए, लेकिन एक पर्सन तो बहुत सारी स्किल्स के अंदर परफेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर वो क्या करता है, एक राइट एक्सपर्ट पीपल को हायर करता है और उसको अपने काम को डेलीगेट करता है, वो पर्सन हमारी कंपनी को फिर ग्रो करता है। अच्छा 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 अच्छा, बस इतना ही पॉइंट, और कुछ भी नहीं था। पक्का करेंगे अपन एक बार का वापस रिकॉल। इनोवेशन का मतलब क्या है, इन्होंने एंटरप्रेन्योर के लिए बोला था कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक इनोवेटर रहता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर हमेशा कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहता है। क्रिएटिविटी, सिर्फ इनोवेशन से कुछ नहीं होगा, इनोवेशन शुड बी सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को पब्लिक एट लार्ज के सामने प्रोजेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। एंटरप्रेन्योर क्या है, बिना फुकट के लिए कर रहे हैं अपन एक्टिविटी नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सोच समझ के अपन एक्टिविटी कर रहे हैं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग सम टाइप ऑफ प्रॉफिट। रिस्क बियरिंग, रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क है तो इसका नहीं, रिस्क का मतलब क्या है वो बताओ सर। रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटीज विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। एंटरप्रेन्योर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है अनसर्टन प्राइस पे और उसके एक साथ में एक रूफ के अंदर लाके उसमें से काम का प्रोडक्ट और काम की सर्विसेज बनाता है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो लोगों को बेचता है एक अनसर्टन प्राइस पे। अब इतना सारा वो रिस्क रहता है, उसको पता नहीं ना भाई सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल होगा। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एंटरप्रेन्योर की खुद की रहती है, ठीक है। ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मैं नहीं बोलता, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर खुद के अंदर लिखे हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योर हमेशा ना मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये चीजों का ना गैप को सर्च करते रहता है। उसको कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर गैप दिखा, वहां पे अपना नॉलेज और स्किल को यूटिलाइज करके वो गैप को फिलअप करने का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बोला था अलग अलग फैक्टर्स को एक साथ में लाएगा और उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करेगा, अलग अलग रिसोर्सेज को लाएगा, मैन पावर, मशीन कैपिटल सबको साथ में लाके फिर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करता है। स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज रहनी चाहिए, एम्प्लॉयज को हमेशा उसके मोटिवेट करना चाहिए। थर्ड, स्किलफुल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर ना हर एक चीज तो खुद से नहीं कर सकता है, तो फिर वो क्या करता है, अच्छे एक्सपर्ट पीपल को कंपनी के अंदर हायर करता है और वो एक्सपर्ट पीपल कंपनी को मैनेज करते हैं और कंपनी को ग्रो करवाने में मदद करते हैं। पक्का सर, इसकी कोई मेमोरी टेक्निक बेटा, इसके आइस रूम थी ना, ICEROOM, ठीक है, रूम्स, आइस रूम्स। तो ICE फॉर इनोवेशन, C फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी, E फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, R फॉर रिस्क बियरिंग, O फॉर ओवरऑल गैप फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, M फॉर मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स और आखिरी में एक है स्किलफुल मैनेजमेंट। ठीक है, आप टेंशन मत लो, इसको नहीं भी होना, सबसे आखिर में अपन और एक बार इसको लर्न करने वाले पूरा का पूरा। ठीक है, इनोवेशन क्या है, इन्होंने जैसे बताया था, बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, इट फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सैटिस्फाई द चेंजिंग टेस्ट्स ऑफ कस्टमर्स। एंटरप्रेन्योर क्या है, लाइक एंटरप्रेन्योर वैसे लोग हैं, 2 मिनट मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, 2 मिनट, मैं आपको ज्यादा ही ब्रेक ले रहा, 2 मिनट। यस, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन। वो अलग अलग रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट और ऐसे टाइप ऑफ सर्विसेज बनाते रहते हैं जिससे कस्टमर के चेंजिंग टेस्ट के हिसाब से वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, वो अलग अलग हमेशा सर्च करते रहते हैं कस्टमर को रीच आउट करने का, जिससे वो कस्टमर तक पहुंच पाए। अलग अलग अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया, कस्टमर पे तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, इस वजह से ना वो अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सबको एक साथ में लाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी को, अलग अलग रॉ मटेरियल के सोर्सेज को, सबको एक साथ में मिला के वो नए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स
को बनाते हैं उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, इट फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करेंगी एज पर द चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर। ठीक है, वो हमेशा अलग अलग वेव ढूंढते रहते हैं जिससे कस्टमर तक वो पहुंच सके। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी किसके इसमें ढूंढते रहते हैं, वो न्यू कॉम्बिनेशन ढूंढते रहते हैं कि भाई हम प्रोडक्शन करने में न्यू टेक्नोलॉजी ला सके, और दूसरा नए नए रॉ मटेरियल को सोर्स करवाते रहते, सोचते रहते कि भाई रॉ मटेरियल कौन से रॉ मटेरियल को अपन यूज करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ये सब चीजों के अंदर इनोवेशन करते रहते हैं। सेकेंडली, इनोवेशन इज सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी। ठीक है, मस्ट हैज टू बी सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वाइल प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कभी भी अपन जब नवा प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी रहनी चाहिए। अगर क्रिएटिविटी रहेंगी ना तो हम अलग अलग कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे रिलेटेड, वाइल प्रोड्यूसिंग न्यू टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसके अंदर क्रिएटिविटी रहने को ना, क्रिएटिविटी रहेंगे तो हम कस्टमर्स का अटेंशन को ग्रैब कर पाएंगे। पक्का क्रिएटिविटी बहुत इसेंशियल पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। पॉइंट समझा क्या? यस सर। फोर्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर हमेशा ना कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज का लिए बनाते हैं बिकॉज उनको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने का है, लेकिन उसके बदले में उनको प्रॉफिट भी अर्न करने का है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बहुत 5 पॉइंट है, इजी पॉइंट है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपन ने एक चैप्टर नंबर 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था, आपको ध्यान में होगा तो। ठीक है, जो बच्चों ने 11th करी थी उनको पूरा में। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूअसली कोई गुड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज बनाते रहते हैं कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, काहे के लिए? बिकॉज उसको प्रॉफिट अर्न करने का है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क मीन अनसर्टेनिटी विच कैनॉट बी इंश्योर्ड। मैंने जैसे बोला था, विच कैनॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इट इज नॉट कैलकुलेटेबल, उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेस करता है बिकॉज उसको, और डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को परचेस करता है बिकॉज उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने की है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अनसर्टेन प्राइस पे वो प्रोवाइड करता है। इस वजह से एंटरप्रेन्योर आप देखोगे ना बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क बियर करता है। तो रिस्क बियरिंग का पॉइंट उन्होंने क्या बोला? रिस्क ऐसा मतलब अनसर्टेनिटी है जिसको अपन इंश्योर्ड नहीं कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, उसको एक रूफ के अंदर लाता है और उससे कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाता है जिसको एक अनसर्टेन प्राइस पे मार्केट में बेचने वाला है। अब उसको भी नहीं मालूम ना क्या प्राइस पे बिकेगा, हाँ कि ना? यस। इस वजह से एंटरप्रेन्योर ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क लेता रहता है। ठीक है, ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन, ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, गैप फिलिंग करने का। कभी भी आप देखोगे ना, मतलब आज की तारीख में कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी जो चल रही है ना, ये कभी परफेक्ट नहीं है। हमेशा कोई ना कोई चीज में ना इम्परफेक्शन रहता ही रहता है। ठीक है, अब वो चीज को बेटर इंप्रूव कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर खुद इंप्रूव करता है। खुद का नॉलेज और एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करके ना वो अलग अलग गैप फिलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब क्या? वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सबको एक जगह पे लाता है, एक रूफ के अंदर लाता है और एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कराता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली बिल्डअप करता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल फैक्टर्स टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है? अलग अलग चीजों को सबको एक साथ में लाना, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फर्म यूटिलिटी को सबको एक जगह पे लाके और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने का काम ये करता है, एंटरप्रेन्योर खुद करता है। पक्का। मैनेजरल स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल, इसका मतलब क्या है? लीडरशिप एंड मैनेजरल स्किल्स आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अदर स्किल्स को आप सेकेंडरी कंसीडर कर सकते हैं। तो इन्होंने देखो ना इंपॉर्टेंट किसको बोला, पिछले वाले पॉइंट को इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला था, किस चीज को नहीं पिछले ओवरऑल गैप फिलिंग को इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी उन्होंने बोला कि बोले लीडरशिप और मैनेजरल स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के फैक्टर को आप सेकेंडरी मान सकते हैं, लेकिन लीडरशिप स्किल्स और मैनेजरल स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसने बाकी एम्प्लॉयज को मैनेज और लीड करते आने को ना, उसको हमेशा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते आने को ना, और आखिरी में ये वो जो भी चीज कर रहा है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रहा है, उसको एक अच्छा जगह बनाने का है। मतलब सिर्फ पैसा अर्न करने का तो सादा बिजनेस करता था, ठीक है, लेकिन उसको ना एक सोसाइटी के अंदर चेंज लाने का है और वो पर्टिकुलर चीज के अंदर उसका पैशन है, इस वजह से वो पर्टिकुलर काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला? लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योर का। मैं भी खुद मानता हूं, मुझे कभी कभी लगता है यार कि मुझे कहीं ना मतलब मुझे पीपल को मैनेज करने में थोड़ी सी इनएफिशिएंसी है मेरे अंदर। मतलब मैं करता हूं लेकिन फिर भी मुझे और उसको इंप्रूव करना है। ये अगर चीज आगे ना कोई भी बिजनेसमैन के अंदर, तो वो बहुत जल्दी फास्टली ग्रो करता है। तो लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अदर स्किल्स को आप सेकेंडरी मान सकते हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर एक वैसा पर्सन है जो बाकी लोगों को लीड कर सके, ठीक है। और दूसरा, एंटरप्रेन्योर के पास में एंटरप्रेन्योर हमेशा एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखता है। वो पर्टिकुलर जो काम कर रहा है उसके अंदर उसका पैशन है और सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो नहीं कर रहा, उसका पैशन है, इसलिए वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है। स्किलफुल मैनेजमेंट के अंदर आपको मैंने बताया था एंटरप्रेन्योर की मतलब
एंटरप्रेन्योर का सक्सेस काय के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना स्किलफुली मैनेज करता है। अब वो हर एक एक्टिविटी तो खुद से नहीं कर सकता ना, हर एक चीज का एक्सपर्ट तो खुद से नहीं बन सकता, तो वो क्या करता है, अलग अलग लोगों को हायर करता है, कुछ कुछ चीजों को वो बाकी लोगों को डेलीगेट करता है, जो कि वो पर्टिकुलर काम के अंदर एक्सपर्ट है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हेल्प करता है, उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो हो सकती है। जो उससे थोड़े से ज्यादा कैपेबल होंगे उन लोगों को हायर करता है। पॉइंट समझा क्या? यस। आ जाएंगे आपको। यस। यहाँ पे हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ पता है कि आपको? हमारा कंप्लीट हुआ एंटरप्रेन्योर तक पूरा का पूरा टॉपिक, मतलब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा वाला टॉपिक। अब एक सिर्फ आखिरी पार्ट बाकी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या हुआ वो तो बता देता हूं मैं आपको। मीनिंग हो गया, कंसेप्ट हो गया, 2 सेकंड। तो अभी तक हमने क्या देख लिया भाई? मीनिंग देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। उसके बाद में देखा था एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। अब आखिरी एक टॉपिक बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि वो है क्या प्रोसेसेस अपन फॉलो कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप को और डेवलप करवाने के लिए। इसके बाद में रिसेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लेकर रखे हुए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। उसके अंदर 3 टॉपिक थे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म, और सबसे आखिरी में आएगा एंटरप्रेन्योर। तो आप देखोगे ना हमारे टोटल 5 टॉपिक बाकी है। ठीक है, सिर्फ आ जाओ यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो ट्रेनिंग करवा सकते हैं और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हमको ग्रो करने का है तो ये 2 तरीकों से हो सकता है। ट्रेनिंग का मतलब कैसा है? ट्रेनिंग बोले 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। कुछ लोगों का मानना है कि एंटरप्रेन्योर ना जन्म से पैदा हो, मतलब जब से वो पैदा होता है ना तब से वो एंटरप्रेन्योर रहता है। लेकिन एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट बोलती है कि यार ठीक है, कुछ कुछ लोग ना बचपन से जब से वो पैदा हुए तब से वो एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी के साथ में रहते हैं। हाँ, धीरूभाई अंबानी हो गए, उनको थोड़ा ना किसने सिखाया था, उनको लेकिन पता था धंधा खून खून के अंदर है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ना खून में धंधा रहता है, लेकिन ये ना पुरानी स्कूल ऑफ थॉट है। बोले कुछ कुछ लोग तो ना जब से पैदा होते हैं तब तो उनके अंदर एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटीज रहती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों को ना अपन सिखा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करना। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ना अपन एजुकेट कर सकते हैं, अपन ट्रेन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको ये मसाला डालने का है। ठीक है, उसके बाद में हेंस टुडे देयर इज नीड फॉर ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। आज की तारीख में फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को लाने के लिए हमको और ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है। ट्रेनिंग क्या करती है? अब ये बात समझो, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ट्रेनिंग ओवरऑल इफिशियंसी के लिए ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज की और इफिशियंसी, एंटरप्रेन्योर्स की और इफिशियंसी इंप्रूव होए, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रेनिंग करने के अलग अलग तरीके, मैंने जिसको हाईलाइट किया ना उसके ऊपर से आप पॉइंट बना सकते हैं। पहले उन्होंने क्या बोला, इंप्रूव ओवरऑल इफिशियंसी। दूसरा, ट्रेनिंग करने के लिए ना बहुत अलग अलग तरीके, आप लेक्चर मोड के थ्रू ट्रेनिंग करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू करवा सकते हैं, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ग्रुप इंस्ट्रक्शन के थ्रू, मीटिंग लेके, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आप अलग अलग तरीकों से ना उनको सामने वाले को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग उनकी नेसेसरी स्किल्स बढ़ाने में मदद करेगा, मतलब उनको अगर स्किल्स को और इंप्रूव कराने का है तो वो टाइम पे भी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ट्रेनिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, एक्सेसिव स्क्रैप, डिफेक्टिव आउटपुट, वेस्टेजेस, ये सब चीजों को अपन अवॉइड कर सकते हैं। तो आप ट्रेनिंग के अंदर क्या करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आएगा ना, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अगर शॉर्ट नोट आ गई है, 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो उसके अंदर आप क्या डालोगे ट्रेनिंग के अंदर? पहले आपने पहला वाला पॉइंट बता दिया कि कुछ कुछ लोगों को तो बचपन से एंटरप्रेन्योर रहते हैं, लेकिन मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट ही बोलती है कि अपन उसको मेजोरिटी लोगों को और भी अपन एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देके बना सकते हैं। ट्रेनिंग उनकी ओवरऑल इफिशियंसी इंक्रीज करेंगी। ट्रेनिंग करने की वजह से ट्रेनिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक अपन लेक्चर मोड के थ्रू, लाइव के थ्रू, और दूसरा फेस टू फेस में, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, ग्रुप इंस्ट्रक्शन देके, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देके अपन उसको इंप्रूव करवा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग देने के अलग अलग तरीके, ट्रेनिंग देने की वजह से ना उनको मतलब नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग देने की वजह से ओवरऑल मतलब जो स्क्रैप है, डिफेक्टिव आउटपुट्स है, वेस्टेज है, इसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड, ये ट्रेनिंग करने की वजह से ना सामने वाले का सोचने का तरीका बदल जाता है और उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और वो एक दूसरे के साथ में, दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ में मिलेंगे तो उसके साथ में दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। भाई मेरे मन में ये आइडिया है, और ये बिजनेस की आइडिया तो मैं मेरे बिजनेस के अंदर भी लगा सकता है। लाइक आप एक बात समझो, फ्रेंचाइजी बहुत चल रहा, कोई जो देखो भाई चाय की फ्रेंचाइजी ले रहा, हाँ कि ना, योले चाह, ये चाय वो चाय, कितनी सारी तो चाय खुली हुई। अब किसी ने सोचा यार अपन पान के अंदर भी तो कर सकते हैं ऐसा। लोगों को पान गुटखे के अंदर भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके अंदर ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कहीं कहीं पे पान बहुत अच्छा मिलता, कहीं पे बहुत ठीक ठाक मिलता, इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। तो वो टाइम पे किसी बंदे ने सोचा कि यार अपन एक काम करते, मस्त बनारसी पान का फ्रेंचाइजी चालू करते, अपने खामगांव में भी है। कितनी जगह पे खोलेगा उसने, ये लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करते, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मुझे लगता है क्या पान के बिजनेस के अंदर लगता है क्या बाबा, पान का जो रिस्पेक्टिव पान तो अपन यहाँ से ले सकते हैं, बाकी उसके अलावा बाकी सारे के सारे आइटम फ्रोजन आइटम है, जिसको अपन फ्रीज में डाल के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इतना ज्यादा जल्दी खराब भी नहीं होता, बहुत टाइम तक रहता है ना उसके अंदर, बहुत टाइम तक उसका लॉन्ग लाइफ रहती है। लोगों ने बिजनेस सेटअप कर दिया, किसी ने दूसरे के साथ में आइडिया शेयर किया होगा ना, समझा क्या? कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता,
शाहरुख खान की मम्मी बोलती थी ऐसा, सही बात बोलती है मैं आप सुनते नहीं बात। ट्रेनिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन मेथड्स, कंज्यूमर एजुकेशन। ये ट्रेनिंग क्या क्या प्रोवाइड करती है, बोले अलग अलग चीजों की, प्रोडक्ट की मार्केटिंग का नॉलेज देती है, प्रोडक्शन मेथड का नॉलेज दे सकती है, भाई आप ये चीज को इस तरीके से बनाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ट्रेनिंग एक्सपोजर्स करती है लेटेस्ट डेवलपमेंट, आज की तारीख में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी आई है, उस सब चीजों को उसके उसके थ्रू वो इंटरेक्ट होते हैं, उनको पता चलता है कि अच्छा मार्केट के अंदर इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। मैंने अभी देखा था, पहले क्या रहता है पता है आपको, आपको अगर याद होगा तो, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, जितनी पहले ना इंजेक्शंस रहती थी ना, इंजेक्शंस सोचते अपने को जो अभी कोविड के टाइम पे लग रही, अब कितने करोड़ों इंजेक्शन लगने वाली है अपने को, आपने सोचो ना कितना स्क्रैप जनरेट होगा। अपने को तो इंजेक्शन मार देंगे, बाद में उसका इंजेक्शन का करेंगे क्या। किसी किसी ने सोचा भाई पूरी की इंजेक्शन को फेंकने की जरूरत नहीं है, क्या जा रहा बॉडी के अंदर, सिर्फ नीडल जा रही है ना, सिर्फ अपन नीडल को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उन्होंने ना एक मशीन बनाई, मशीन के अंदर वो नीडल को डालते हैं, वो नीडल वहां पे खत्म हो जाती है, खराब मतलब पूरी की पूरी जल जाती है पूरी नीडल, बाकी के ऊपर का जो प्लास्टिक का रहता है वो वैसे ही मेंटेन रहता है, वो अच्छे से रहता है। तो फिर उन्होंने क्या सिर्फ रिसाइकल करना चालू करे, सिर्फ वो उतना वाला पार्ट, बाकी के वैसे रहने दी। कितनी सोच है, कितनी जोरदार है। अब उसकी वजह से ना वो 8-10 रुपए की वो जो इंजेक्शन है वो बच गई, उसकी वजह से उतना प्लास्टिक बच गया, उसकी वजह से उसको रिसाइकल करने का खर्चा बच गया। अब करना का क्या है, रिसाइकल सिर्फ उतना वाला, और नीडल को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर डालते बाद में, मतलब वो डिसीज ट्रांसमिट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं। होशियार लोग यार बहुत। अब दूसरा आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ना आप समझो क्या है, मैं जो बोल रहा ना एकदम ध्यान से सुनो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ना वो एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बाबा ने तुझे देखा है, तेरे अंदर वो कुछ तो भी है, क्या है बाबा, क्या है भाई, तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को कि भाई इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, उनको टास्क प्रोवाइड किया जाता है, उनको उनको अलग अलग सिचुएशन बताते हैं, कोई लोगों का दिमाग अच्छा चल गया तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ यार इससे भी बच्चा अच्छे तरीके से करेगा। वो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको और ट्रेनिंग देते। सॉरी, यस। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, अपन पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई तू ही है वो पर्सन जिसको हम ढूंढ रहे थे। उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद में ना उसको मोटिवेट करते कि भाई तू को बिजनेस चालू कर, तू कर पाएगा, तू ये वाला पर्टिकुलर बिजनेस चालू, उसको सिखाते तो एक काम कर, तू ये पर्टिकुलर बिजनेस चालू कर, तो एक काम कर। अब एक एकदम स्मॉल सा बिजनेस का एग्जाम्पल देता मैं। एक अंकल थे, वैसे ना वो चने बटाने बेचते थे, आपको समझता ना, मतलब ये अब क्या उसके अंदर कोई नवा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ये बटाने फटाने अपन जो खाते रहते नहीं, क्या है क्या बोलते हैं उसको, आपको पता है मैं जिस चीज की बात की, सूर्यफूल वाले अंकल जो रहते, तो उनके हाथ में बटाने मिलते, वो बहुत टाइम से बेच रहे थे। किसी ने उनको बताया भाई ये बटाने तुम जो बेच रहे हैं ना, तुम 5 रुपए के 10 रुपए के इतने सारे बटाने दे डालते, तुम एक काम करो, ऐसा मत करो, तुमने इसको प्रॉपर तरीके से और इसको और थोड़ा मसाला लगाओ, मसाला मतलब और उसको फ्लेवर्ड उसके अंदर ऐड करो। तो उसने पुदीना ऐड करा, ये रियल लाइफ की बता रहा मैं। उन्हें और पुदीने के फ्लेवर 2-3 अलग अलग टाइप के चटपटे मसाले वाले के साथ में मिक्सचर करके वो मटाने को बेचना है। बोले ऐसे ऐसे तुम हाथ में लेके नहीं बेचने का, मस्त तो प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करा के देखो। अब वो 5 रुपए के अंदर भले क्वांटिटी छोटी देता, लेकिन अब वो पैकेट में आ गया, अच्छे फ्लेवर्स ऐड हो गए, तो कस्टमर, अच्छा वो सिर्फ उसको भी खुद को घूमने की जरूरत नहीं है, अभी उसने मशीन बैठाई है और इतने छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कर सकते हैं। अब देखो कितना छोटे सा बटाने का बिजनेस में भी वो कितना बड़ा लेके जा सकते लोग, हाँ कि ना। यस। तो ये लोगों की नीड्स को, वो स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। वो लोगों को आइडेंटिफाई करते, आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको मोटिवेट करते, उनको मोटिवेट करने, अब मोटिवेट हो, मेरे को करूंगा, मैं पर्टिकुलर बिजनेस करूंगा। अब उसको करने का तो है, मैं सोचता तो, लेकिन अब करने के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये चीज में भी वो मेरे को फिर मदद करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। बिजनेस को बिजनेस चालू करने तक मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे उसमें से बाहर निकालने का काम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। ये जनरली ना सबसे पहले 1970s के अंदर ना गुजरात के अंदर, अच्छा एक्चुअली गुजरात ने नहीं, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने ये चीज को कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये पर्टिकुलर ये मतलब कहाँ पे किया था ये पर्टिकुलर चीज, ईडीपी वॉज बेस्ड इन मैकलैंड एक्सपेरिमेंट इन काकंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेस वेयर प्रोवाइडेड विद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। इन्होंने ना ये ईडीपी प्रोग्राम्स को ना इन्होंने बोला भले हमने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर ये ट्राई करा था, और उन्होंने ऐसा ऐसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया था, ट्रेनिंग दिया था कि भले आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। तो ईडीपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन 1970s, जिसको गवर्नमेंट ऑफ मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने स्पॉन्सर्ड किया था। उसके बाद में मतलब ये काकिंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने, इसने भी बिजनेसेस को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रोवाइड करना चालू कर दिया। कितना एडवांटेजेस होता है, आप इस चीज को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। जैसा मैं कोई बिजनेस का नाम नहीं लेता, लेकिन आप देखो अपने खामगांव के अंदर भी कितने बेस्ट से बेस्ट बिजनेसेस है जिनका नाम दूर दूर जगह
जगह पे जाता है, कितने सारे जगहों को मतलब उनके पर्टिकुलर बिजनेस के नाम पता है कि अरे आपके पास में ना वो चाटकोन वाला बिजनेस है बोलो, या नाश्ते वाले बिजनेसमैन वाले नाश्ते वाले लोग हैं, या भगवान जी गोविंद जी वालों का नाम है। अब उसको ना वो ब्रांडिंग करवा के अपने ब्रांड का एडवांटेज लेने को ना, दूसरे दूसरी जगह पे ब्रांचेस खोलने को ना, जिससे वो ग्रो कर पाए। इनको कोई नॉलेज देने वाला, कोई ट्रेनिंग देने वाला होना। समझा क्या? ठीक है, चलो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई एंटरप्रेन्योर को और ग्रोथ करने को ना, एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर और ज्यादा ग्रोथ हो, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, जितने भी अलग अलग रिसोर्सेस है लाइक ह्यूमन पावर, लेबर, मैन पावर, लेबर और मशीन कैपिटल, ये अलग अलग रिसोर्सेज है, इसको इफिशिएंट तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है। एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ करना, अवेलेबल रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना। जितना भी जो इकोनॉमिकली वीकर पीपल है सोसाइटी के, जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको डेवलपमेंट करवाना उनका, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, जब बिकॉज वो जब अकेला ग्रो करेंगे तो अकेला थोड़ा ग्रो होगा, वो और 4-5 लोगों को नौकरी का रोजगार देगा। तो ये भी उसका है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी चीज का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का भी ग्रो होना, ये एडीपी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई सिर्फ अकेला वो पर्सन बिजनेस नहीं करेगा, आगे चल के उसके हाथ के नीचे काम करने वाला पर्सन भी काम सीखेगा, तो वो भी कल चल के खुद का बिजनेस चालू कर सकता है। ये तो फिर क्या हो जाएगा, कोई कभी बिजनेस कभी चालू ही नहीं करेगा। तो ये ईडीपी का प्रोग्राम मतलब स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस ने और ज्यादा ग्रो करने को ना, ये भी ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो अपन ने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव क्या है ईडीपी प्रोग्राम से, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ये एंटरप्रेन्योरशिप को इन कंट्री के अंदर और ग्रो करना चाहते हैं, अलग अलग अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, बैकवर्ड रीजन ऑफ पीपल को भी मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बिजनेस कर पाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना चाहते हैं, और इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो बेस है उसको और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितने ज्यादा बिजनेस होगा, गवर्नमेंट को भी उतना एडवांटेज होगा, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर उतनी कम हो जाएंगी। पॉइंट समझा क्या? ईडीपी के अंदर क्या क्या आता है, ये इन्होंने बोले भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे, फिर मैंने बताया था अपन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, पोटेंशियल इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे, उनके लिए एक ट्रेनिंग का पर्सनल को अपॉइंट करेंगे, उनके लिए मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिसाइड करेंगे, एक्चुअली में ट्रेनिंग देंगे और उनसे फॉलो अप लेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, बिजनेस यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको अपने को ट्रेनिंग देने की है, ठीक है, उनके लिए एक्चुअली में ट्रेनिंग करना शुरू करवाएंगे। उनको ट्रेनिंग देने के बाद में मतलब ट्रेनिंग पर्सनल भी उनके लिए आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये पर्सन को अपन आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको ट्रेनिंग देने की है, लेकिन ट्रेनिंग देने वाला पर्सन कौन है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कौन सी तरीके से ट्रेनिंग देने का है, भाई उसको पर्सन कैसे समझेगा, वीडियो कॉल के ऊपर आएगा क्या, उसको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल जाके करना पड़ेगा, पर्सनल इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा कि मतलब ग्रुप इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा कि पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, एक्चुअल ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसका फॉलो अप लेंगे। ये अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है ईडीपी के अंदर। पॉइंट समझा क्या? यस, पक्का यस। आज की तारीख के अंदर कौन कौन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या हो गया है, आज की तारीख में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत फास्टली ग्रो हो रहा है। उसके अंदर टोटल 3 स्टेप है, एक है स्टार्टअप इंडिया, दूसरा है स्टैंड अप इंडिया और तीसरा है एग्रो टूरिज्म, जिसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी और 3 बच्चे आते हैं, क्या आते हैं मैं 2 मिनट के अंदर बताता, सिर्फ 2 मिनट में सिर्फ पानी पी लो, मेरा गला बहुत सूख रहा है, 2 मिनट के अंदर पानी पीने का ब्रेक, अभी पानी पी लो। स्टार्टअप इंडिया के अंदर कौन से 3 पॉइंट है? स्टार्टअप इंडिया के अंदर ना पहले स्टार्टिंग में आएगा मीनिंग, भाई स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टार्टअप हम किसको बोलेंगे, हमारे पास में तो कोई डेफिनेशन होने को ना। गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया के लिए क्या क्या एक्शन प्लान है, मतलब हम स्टार्टअप इंडिया को किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। मतलब इंडिया के अंदर हर एक पर्सन ने स्टार्टअप करने को ना, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, हमारा विजन है एटलीस्ट 100%, हर एक पर्सन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी पर्सन एलिजिबल है कर सकता है उसने करने को ना, सो दैट गवर्नमेंट के ऊपर ना उसकी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, वो इंडिपेंडेंट पर्सन बनेगा। आखिर में ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया चालू करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टार्टअप इंडिया के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, ये बात भी ध्यान में रखना। देखो जब भी ना आप ऐसे सिस्टमैटिक वे में पूरा चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ते हो ना और उसको लर्न करते हो ना, तो माइंड के अंदर ना लेयर्स बनती है कि भाई ये एक पॉइंट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये हो गया, फीचर्स हो गया, फीचर्स तो इसमें नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर खत्म हो गया, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर खत्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो गया। उसके बाद में था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर था मीनिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फिर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब उसके बाद में नीचे आता है रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। कौन से थे ये, क्या था वो हेडिंग क्या थी, रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मैंने वही बोला था, ठीक है। तो उसके अंदर 3 पॉइंट है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म। स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी और 3 पॉइंट है कि भाई स्टार्टअप इंडिया का मीनिंग क्या है, स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप इंडिया का। तो आप पहला पॉइंट देखो, स्टार्टअप का मतलब क्या है, हर वो बिजनेस एंटिटी जिसको चालू हुए 10 साल से कम हुए हुए है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर होने को ना, चालू होकर 10 साल से कम होने को ना, और दूसरा उसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर होना।
वो पर्सन को, वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को अपन स्टार्टअप बोलेंगे। पक्का। स्टार्टअप इंडिया इन्होंने लॉन्च किया था 2016 के अंदर, एक इकोसिस्टम डेवलप करवाई थी जहां पे स्टार्टअप को एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करे जहां पे स्टार्टअप ग्रो हो पाए। तो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च इन 2016। ऑब्जेक्टिव क्या था, बिकॉज उसका एम था कि एक हमारे को ऐसे इकोसिस्टम बनाने के जहां पे स्टार्टअप को ग्रो होने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम IMED प्रोग्राम के अंतर्गत 10 लाख मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत फॉर्म कराएंगे। मतलब हम लोगों को स्टार्टअप ऐप एप्लीकेशन बनाने के अंदर हम उनको प्रेरणा देंगे, ग्रो कराएंगे और लॉन्च करेंगे लोगों को, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी रहेगी, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला था। IMED प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि 10 लाख मोबाइल एप्लीकेशन बनने को ना। तो स्टार्टअप का मतलब समझा आपको, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, जिसको शुरू हुए 10 साल से कम हुए, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है। 2016 के अंदर इन्होंने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करी थी, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की जहां पे स्टार्टअप अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। इन्होंने IMED प्रोग्राम लॉन्च किया। IMED प्रोग्राम के अंदर उनको 10 लाख मोबाइल एप्लीकेशन को फॉर्म करने का है। ठीक है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड लॉन्चिंग द स्टार्टअप इंडिया इज टू मेक इंडिया जॉब मेक अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। इसका मतलब क्या है, वो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत ना वो खुद सोच रहे हैं कि हमारे को इंडिया के अंदर ना कंट्री एक ऐसी बनाने की जहां पे लोग जॉब क्रिएट करें रेदर देन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहे जॉब लेने के लिए। इनको एनकरेज करने के, गवर्नमेंट को एनकरेज करने का एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के अंदर, इनोवेशन को प्रमोट करने का है, अच्छे तरीके से ग्रोथ और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो पाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करके रखा है। मुद्रा प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने एक मुद्रा योजना की भी शुरुआत करी थी, जिसके अंदर वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को भी लोन देने की बात हुई थी जिसको कोई लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसा मतलब आपको बताऊं तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को ना लोन, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं ना, इनको लोन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में ना मॉर्गेज करवाने के लिए कोई जगह नहीं रहती है, तो इनको भी लोन मिल पाए। इस वजह से इन्होंने स्टार्टअप इंडिया के अंदर ना इनके अंदर मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भी इसके अंदर जोड़ा था। ऐसे बिजनेसेस को भी लोन मिलने को ना, जिनको पैसा कोई प्रोवाइड नहीं करता है, उनको लो रेट पे इंटरेस्ट पे लोन मिलने को होना, जिनके पास में कोई मॉर्गेज करने वाला नहीं है तो भी उनको फिर लोन मिलने को ना, ये उन्होंने मुद्रा योजना के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था। ठीक है। अब उसको लोन मिलेगा तो वो बिजनेस की शुरुआत कर पाएगा। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। अब इसके बाद में और क्या आ रहा है, सॉरी, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान क्या था? गवर्नमेंट का पहला पॉइंट है, इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स है, एकदम सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। ये पॉइंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट ना कंप्लीटली स्टार्टअप को चालू करने की प्रोसीजर बहुत सिंप्लीफाइड करने वाली है, बहुत इजी करने वाली है गवर्नमेंट को। और दूसरा मतलब इस चीज ने स्टार्ट कर लिया, अगर प्रोडक्ट, अगर आइडिया सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, अगर उसको बिजनेस को क्लोज भी करने का ना, तो क्लोजिंग भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो पाए, ये भी हम सोचेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग मतलब, और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट स्टार्टअप करने की जो प्रोसीजर है उसको बहुत सिंप्लीफाइड करने वाली है। सिमिलरली अगर उसको क्लोज करने का है, मतलब आगे चल के नियर फ्यूचर के अंदर उसको स्टार्टअप को क्लोज करने का है, वो भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो पाए, इसको भी गवर्नमेंट ने सोच के रखा है। फंडिंग एंड इनिशिएटिव इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कभी भी उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को पैसे की जरूरत होनी है, अगर चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, मतलब उसके कैपिटल को सब्सक्राइब करने में इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट किया जाएगा। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक अभी उसको पहले स्टार्टिंग के 3 साल में कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन में छूट, इनकम टैक्स में छूट, अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी में छूट, और उसके ऊपर सेल्फ कंप्लायंस बोल दिया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव के रखे हुए हैं। तो स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान क्या है? बस ऐसा नहीं बोल दिया कि हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप चालू करें, लेकिन उसके लिए ना प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक्शन प्लान भी बना के रखे हुए। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, कंपनी बनाना बहुत ज्यादा आसान होने को ना, अगर किसी आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो तो उसको कंपनी क्लोज करना भी उसके लिए आसान रहने को ना। फाइनेंशियल सपोर्ट्स और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब सॉरी टैक्स मतलब इनडायरेक्टली ना सामने वाले को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज अब उसको टैक्स नहीं लगा रहे, उतना पैसा उसके हाथ में बच जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोली जो पैसा तेरे हाथ में बच रहा नहीं, हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऐसा मान ले, नहीं तो तू हमको टैक्स दे देता था, बाद में हम तुझे दे देते थे, इससे अच्छा है तो उसको उतना अमाउंट का टैक्स ही पे आउट मत कर। ठीक है। इंडस्ट्री एकेडमी एंड पार्टनरशिप, गवर्नमेंट ने ना बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती रहती है गवर्नमेंट। स्टार्टअप के लिए फिफ्थ मतलब स्टार्टअप की पार्टीज रखती है कि एक दूसरे को स्टार्टअप फेस्टिवल्स बोलते हैं उसको, फिफ्थ का मतलब फेस्टिवल, स्टार्टअप के लिए फेस्टिवल्स रहते हैं कि जहाँ पे लोग अपने अपने यूनिक आइडियाज लेके आते हैं, इन्वेस्टर को पिच करते हैं कि देखो हमारी नई आइडिया है, आप हमारे अंदर कंपनी के अंदर पैसा लगाओ। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग फेज के अंदर, जब इतना कुछ हमको नहीं पता रहता है तो वो टाइम पे ट्रेनिंग देते हैं। इनक्यूबेटर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनक्यूबेटर्स यहाँ पे मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलके उनको एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां पे वो ग्रो कर पाए अपने स्टार्टअप को। ठीक है। लॉन्च करने में मतलब स्टूडेंट्स भी हमारे स्टार्टअप इंडिया के अंदर सपोर्ट कर पाए, उसके लिए पार्टनरशिप और उसके लिए भी प्रोग्राम फॉर्म करके रखे हुए हैं। पक्का। तो ये हमारा क्या था, 3 पार्ट से किसके स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के।
सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस ही था, और दूसरा इंडस्ट्री एकेडेमिया, फाइनेंशियल सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, और आखिर में उन्होंने बोला इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। स्टार्टिंग लेवल पे अपने को जो भी पैसा लगता है उसको ग्रो होने के लिए जो भी नॉलेज होना उसके अंदर हम मदद करने वाले हैं। पक्का। अब उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहली बात तो अपन 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल बना के रखेंगे। लाइक इनिशियल डेज के अंदर ना, जब स्टार्टअप नवे होते हैं ना, कोई उनको पैसा देने वाले नहीं रहता है, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे 10,000 करोड़ तक का। सेकंडली, उनको जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस में जो अमाउंट ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, लाइक मेरी कोई यूनिक आइडिया है, अब मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है, तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत ना उसकी फीस को कम किया गया। भाई तो ज्यादा फीस मत दे तो तेरा पेटेंट ऐसे रजिस्टर्ड हो जाएगा, या कम फीस देके तो आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो आप 90 दिन के अंदर कंपनी को बंद करवा सकते हो। 90 दिन एग्जिट विंडोज उन्होंने प्रोवाइड करके रखी है कि 90 डेज के अंदर आपकी कंपनी पूरी डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आपको पहले 3 साल तक आपके ऑपरेशन को कुछ चेक करने के लिए ना इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा ना जीएसटी ऑफिसर आएगा, वो हम रुका दे रहे हैं। दूसरा, आपको 3 सालों तक टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी को बेचा है, कुछ भी करा है, तो उसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कोई भी आप बिजनेस ऑपरेशन से कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो पहले स्टार्टिंग के 3 साल में कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा लेकिन ये बोलने की बात है, स्टार्टिंग के 3 सालों के अंदर बिजनेसेस को लॉसेस ही होते हैं। आप रिलायंस जियो के एग्जांपल ले लो, स्टार्टिंग के अंदर वो 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,500 करोड़, 4,000 करोड़ का लॉसेस हो रहा था उसको। उसके बाद में उसने बोल दिया, बोले ठीक है पहले 3 साल में बोले तुमने टैक्स नहीं देना। अरे बोले मेरे को टैक्स लगता ही नहीं ना। इनिशियल डेज में क्या बोल रहे हैं, आपने थोड़ा टाइम के बाद में उनको टैक्स एग्जाम्पशन देने को ना, नहीं बोले ऐसे नहीं, हम पहले स्टार्टिंग के 3 साल आपको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आपको इंस्पेक्शन करने के लिए कोई बच्चे को भेजेंगे नहीं, बच्चे को मतलब कोई ऑफिसर आपके पास में इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा नहीं। अगर आपको कंपनी क्लोज करनी है तो आप 90 दिन के अंदर क्लोज करके बाहर जा सकते हो। 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंडिंग पूल स्पेशली बना के रखा, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर कम किया। ये सारे के सारे स्टार्टअप इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स थे। पक्का, यस। अब उसके बाद में उन्होंने बताया आपको आप जो भी इनकम आप शो करोगे ना, वो इनकम को हम खुद ही मान लेंगे। उनको और उन्होंने एक टारगेट ये भी रखे हुआ है, हमको 5 लाख स्कूल में से 10 लाख बच्चे चाहिए, मतलब ये स्टार्टअप इंडिया के लिए। ठीक है, उनका हम चाहते हैं कि 10 लाख स्कूल तक, 10 लाख बच्चों तक ये हमें स्टार्टअप इंडिया को फैसिलिटी को हम लेके जा सके। कंट्री के अंदर स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को और ज्यादा एनकरेज करने के लिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी, और इसको पूरे इंडिया के अंदर क्या ग्रो कर पाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे ना क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, सिंपल सा अपन देखते, मेजोरिटी पॉइंट अपन लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमको 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल अपन बाजू में निकाल के रखेंगे। हम सामने वाले को पहले स्टार्टिंग के 3 साल कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, एग्जाम्पशन देंगे पूरा का पूरा, कैपिटल गेन के अंदर एग्जाम्पशन देंगे उनको, ऑपरेशन से भी जो भी इनकम आ रही है उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन देंगे, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंसेस उन्होंने जो बोल दिया हम उसको मान लेंगे। 10 लाख बच्चों तक, 5 लाख स्कूल में से 10 लाख बच्चों तक हमारे को स्टार्टअप इंडिया का लेके जाने का है। कंट्री के अंदर स्टार्टअप इंडिया एनकरेज करने का, एंटरप्रेन्योरशिप को और एनकरेज करने का है। और ये इन्होंने प्रमोट इंडियन अक्रॉस स्टार्टअप हब, मतलब सबको ऐसा ये प्रमोट करना कि लोगों ने इंडिया के अंदर अपना स्टार्टअप खोलना। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो इंडिया के अंदर नहीं खोलती, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जहां पे टैक्स कंप्लायंस ज्यादा नहीं रहते वहां पे जाके कंट्रीज के अंदर अपना स्टार्टअप चालू करते। अब उससे एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वहां पे जाके करेंगे तो उधर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमारे इधर तो ना मिलेंगी। तो पूरे देश में, बाकी पूरी दुनिया को बताना कि हमारे अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ज्यादा जोरदार है। ये चीज का एग्जांपल एडवांटेज अमेरिका ने बहुत लेके रखे हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज स्टार्टअप में सिलिकॉन वैलीज के अंदर जाके वो कंपनीज को बनाते हैं। उसके बाद में आता है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या है आपको पता है? स्टैंड अप इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं इसको चलो बता देता है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया क्या है? क्या स्टैंड अप इंडिया का मेन फोकस है कि भाई हम एसटी, एससी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लेंगे। जी भी क्या बोला उन्होंने, एसटी कास्ट के अगर लोग होंगे, एससी मतलब अलग अलग कास्ट रहते ना, ओबीसी, ओपन, जनरल, हाँ ऐसे ऐसे जो कास्ट रहती, उसमें एसटी और एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर होंगी कोई पर्सन। ठीक है, ये 3 लोगों के ऊपर गवर्नमेंट मेहरबान है। गवर्नमेंट बोलती है अगर ये लोग कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर घुस रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको पैसा देंगी 10 लाख रुपए से तो 1 करोड़ रुपए तक। ये स्टैंड अप इंडिया की स्कीम उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। तो स्टार्टअप इंडिया तो अपना खत्म हो गया। अब जो दूसरी स्कीम गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो लाई थी वो थी स्टैंड अप इंडिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए से लेके तो 1 करोड़ रुपए तक का पैसा एससी, एसटी और या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर, तीनों में से कोई भी एक, पर बैंक पर ब्रांच। लाइक खामगांव के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 ब्रांचेस है, तो हर ब्रांच में एक इनका लोगों को उनको फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा 10 लाख रुपए से तो 1 करोड़ तक। ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी है हर एक बैंक के लिए, मतलब एचडीएफसी के लिए भी, आईसीआईसी के लिए भी, एक्सिस बैंक के लिए भी। ये प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पैसा देने को ही छोड़ा। काय के लिए? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी ये जो लोग पहली बार जो बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। बिजनेस कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है। वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सेल्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, वो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी, कोई भी कर सकते हैं ये सारे के सारे लोग। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सी है, बोले SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनके 18 साल के ऊपर एज होंगी। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे होंगे। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या, फर्स्ट टाइम वेंचर चालू कर रहे वो कौन सा काय के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी या सर्विस बेस्ड एक्टिविटी के अंदर अगर वो इंडल्ज हो रहे होंगे तो उनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उनको, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है। अगर कोई वो कंपनी बना रहे लाइक या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना रहे तो उसके अंदर मिनिमम 51% तक की उसके अंदर पार्टनरशिप FT SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर की रहने को ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतनी सी है कि आप वुमन हो, आप FT SC कास्ट से बिलोंगिंग करते हो, आप 18 साल के ऊपर हो, अगर आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको 10 लाख से लेकर तो 1 करोड़ तक गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेंगी, पर बैंक पर ब्रांच की बात करें उन्होंने। पक्का? यस। नेचर ऑफ लोन, टर्म लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको जैसे भी प्रोवाइड कैसा भी हो। काय के लिए कर रहे हैं उन्होंने लोन, पर्पस बता दिया, 3-4 बार हो गया, पर्पस 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 विच वापस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, सर्विस एक्टिविटी के लिए, किसको किसको देंगे वो भी बता दिया। साइज ऑफ लोन 75% तक का जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेंगे ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे ये पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। ठीक है। ये 10 लाख रुपए से लेकर तो 1 करोड़ रुपए तक उन्होंने ये एक रेंज बता के रखी हुई है। अब आपका प्रोजेक्ट होगा सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख का 75% का गवर्नमेंट खुद फाइनेंस करेंगे, 75% तक गवर्नमेंट खुद फाइनेंस करेंगे 4 लाख रुपए तक, बाकी का 1 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा। पॉइंट समझा क्या? यस। लेकिन इसका 75% आने के बाद में आप गवर्नमेंट की कोई दूसरी स्कीम नहीं ले सकते। ऐसा क्यों डाल के रखा भाई, पूरा गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे तुम, थोड़ा बहुत खुद का भी तो पैसा लगाओ, बिकॉज तुम्हारा खुद का भी पैसा लगेगा तो रिस्क रहेगा, तुम अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये गवर्नमेंट की उसके पीछे आइडियोलॉजी थी। पॉइंट समझा क्या? यस। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, बोले जब से लोवेस्ट रेट रहूंगा ना, मतलब गवर्नमेंट ना अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब करके रखी है। तो गवर्नमेंट का बोलना है कि आपको जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर, आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर आप घुस रहे हो, तो वो एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो, मतलब वो पर्टिकुलर बैंकिंग वालों का जो मिनिमम बेस रेट प्रिस्क्राइब रहेगा ना, वो ही रेट लगाएंगे अपन। ठीक है। और उसके अंदर प्लस 3% का जितना भी आपने कितने सालों के लिए लेके रखे हुआ है, वो टेन्योर के हिसाब से उसका प्रीमियम और इंक्रीज होता है या कम रहता है। मतलब आपका टेन्योर अगर कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट कम लगता है, बिकॉज रिस्क कम रहता है, अपने देखे भाई। ठीक है। सिक्योरिटी, ये पर्टिकुलर सारी की सारी चीजें ना, इसको कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन, ये गवर्नमेंट ने एक अलग से उसको सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट ने बोल के रखा भाई आगे चलकर अगर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फंड बना के रखा हुआ है, उन लोगों वो फंड में से यूटिलाइज करके वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने भी लोन को डिफॉल्ट किया, गवर्नमेंट उसको पेमेंट देंगी, वो पर्टिकुलर बैंक वालों को लोन देंगी, पेमेंट देंगी। रिपेमेंट का उन्होंने क्या बोला, बोले रिपेमेंट आप 7 सालों तक आराम से कर सकते हैं। पहले 18 महीने तो आपको कोई रिपेमेंट ही नहीं करने का है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है पहले 18 महीने तक 1 रुपए का भी पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट समझा कि आपको? यस, समझ में आ गया। और उसके बाद में आता है मार्जिन मनी, 25% तक का वो मार्जिन मनी गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड करके रखा हुआ है। मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के अंदर उन्होंने बोला मिनिमम 25% तो रहेगा। वर्किंग कैपिटल, बोले आप 10 लाख रुपए तक आपको वर्किंग कैपिटल मिल सकता है। ठीक है। आपको उसके लिए गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड इशू करके रखे हुए हैं, सो दैट कस्टमर, रुपए कार्ड मतलब समझता है ना, डेबिट कार्ड के अंदर वीजा आता, मास्टर कार्ड आता है, एक रुपए कार्ड भी आता, रूपे RUPA, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये वो वर्किंग कैपिटल को इजीली विड्रॉ करे उसके लिए 10 लाख रुपए तक का उनको वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करके रख दिया है, और रुपए के डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट समझा आपको? यस। यहाँ पे हमारा होगा स्टैंड अप इंडिया खत्म, सिंपल सा था। उसके अपने पूरे स्कीम समझ लिया, उसके अलग अलग एक्टिविटीज समझ लिया, लोन्स के अंदर अलग अलग पॉइंट समझ लिया। अब आता है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म के अंदर भी ना 4 पॉइंट है। एक तो मीनिंग, एग्रो टूरिज्म का मीनिंग क्या है, एग्रो टूरिज्म की डेफिनेशन क्या है, एग्रो टूरिज्म की मतलब इंडिया महाराष्ट्र के अंदर एग्रो टूरिज्म कैसे चल रहा है, और कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज है एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड। तो पहला मीनिंग क्या है, एग्रो टूरिज्म एक ऑफर करता है लोगों को, एक चांस देता है कि लोग हमारे फार्म के साथ में जुड़ पाए, मतलब उनको इन हैंड एक्सपीरियंस मिल पाए, लोकल फूड्स कंज्यूम कर पाए। ये उनको एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस देने का ऑब्जेक्टिव है। किसका बोलो बोलो, किसका ऑब्जेक्टिव है? इसका, एग्रो टूरिज्म का। Agro tourism is offering a chance to reconnect with land and provide hand-on experience with local food. local food उनको मिल पाए। दूसरा, एग्रो टूरिज्म के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, लाइक वो खेतों से डायरेक्टली फल को ले सकते हैं, मधुमक्खी के छत्तों को देख सकते हैं, ये भी टेंडिंग ऑफ बीज, गाय का दूध निकालना वो देख सकते हैं, उनको एजुकेशन अलग अलग एक्टिविटीज को चेक करने का वो चेक कर सकते हैं कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो इनको सब कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के काय में बताते हैं, वो एग्रो टूरिज्म के अंदर बताते हैं।
एग्रो टूरिज्म ये वर्ड कहां से आया हुआ है? ये एग्रीकल्चर प्लस टूरिज्म को दोनों को मिक्स करके इन्होंने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, एग्रो टूरिज्म, जिसके अंदर आप शहर के जो लोग हैं वो गांव खेड़ों में एक्टिविटी कैसे रियल टाइम में प्रोवाइड की जा रही है, फंक्शन हो रही है, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट लाया है, ठीक है। और उनको रूरल लाइफ को रियल टाइम में वो एक्सपीरियंस कर पाए एक छोटी सी फीस पे करके, ये उनका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव था एग्रो टूरिज्म का, ठीक है। अगर उनको कोई कभी पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को बाय भी करने का है तो वो डायरेक्टली वो फार्मर से बाय कर सकते हैं, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। बहुत से केसेस के अंदर ना जो एग्रो टूरिज्म के अंदर मेनी फार्मर्स कंसिडर एग्रो टूरिज्म एज एन इनकम ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्म। जो भी फार्मर्स ना एक्चुअली इकोनॉमिकली कंपीट नहीं कर सकते, मतलब जिनके पास में ज्यादा बड़ी बड़ी खेत नहीं है, उनके पास में आधा एकड़ 1 एकड़ ही खेत है, अब उसके अंदर बंदा कितना बोएगा और कितना उससे अनाज निकलेगा, तो फिर वो लोगों को ना ये एग्रो टूरिज्म एक एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। एग्रो टूरिज्म एग्री टूरिज्म दोनों इंटरचेंजेबली ये टर्म्स को यूज किया जाता है। तो एग्रो टूरिज्म के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट आ गई तो आप क्या लगोगे? एग्रो टूरिज्म एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा चांस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो लोग डायरेक्टली मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए लोकल फूड के साथ में। अलग अलग एक्टिविटीज वो एग्रो टूरिज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं। फल फ्रूट को लेना, काऊ को मतलब वो दूध कैसे निकालते हैं, मिल्किंग ऑफ काऊ चेक करना। दूसरा खेती के बहुत सी बार ना वो मच्छी पालन भी होता है बहुत सारी खेतियों के अंदर, उसको चेकआउट करना, बीज को टेंडिंग करना, वो देखना। इसको खेतों के अंदर वो लोगों को लाते हैं, एक सर्टन फीस पे आउट करते हैं और उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। बहुत से अगर किसी को लोगों को डायरेक्टली फार्म से बाय करने का तो डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कुछ लोगों को जो कुछ फार्मर जो इकोनॉमिकली कंपीट नहीं कर सकते, उनके लिए एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है ये एग्रो टूरिज्म वाला कंसेप्ट। तो एग्रो टूरिज्म क्या है? इट इज एन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज। ये क्या है? एग्रो टूरिज्म क्या है? एक आइडिया है जिसके अंदर अर्बन रेसिडेंट्स को रूरल एरियाज में लाया जाएगा, काय के लिए? फॉर ट्रैवल करने के लिए, और वो अपने मतलब जो इनकम है उनके ऊपर स्पेंड कर पाए। ये अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव था एग्री टूरिज्म का। तो एग्री टूरिज्म इज एन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज फॉर लीजर, आराम करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए और उनका पैसा स्पेंडिंग करने के लिए। हमने एक्चुअली देखा था कटसुबाई करके एक है ट्रैक है, महाराष्ट्र का सबसे टॉपेस्ट पीक है, मैंने बहुत से बार बताया हुआ है बहुत सी बार बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में दो डेफिनेशन, आप पहली वाली डेफिनेशन अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। एग्रो टूरिज्म के अंदर क्या है, मीनिंग क्या है, एक्टिविटीज कौन सी डेफिनेशन क्या है। अब उसके बाद में आता है एग्रो टूरिज्म महाराष्ट्र के अंदर कैसा ग्रो हो रहा है, और आखिरी इसके बाद में आएगा कौन सी एक्टिविटीज एग्रो टूरिज्म के अंदर की जाती है। महाराष्ट्र ये पहला स्टेट था जिसने एग्रो टूरिज्म को प्रमोट किया, ठीक है, बिकॉज उसके फार्मर्स के पास में ना इनकम अपॉर्चुनिटीज कम होती है। बाकी स्टेट्स के अंदर आप देखोगे ना, उनके पास में एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग। आप पंजाब चले जाओ, अरे बाप रे क्या खेती होती साला वहाँ पे, इतना जोरदार, मतलब एक्चुअली नेचर को यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे मतलब रॉ मटेरियल कितना ज़्यादा कॉस्ट लगता नहीं है। तो वहाँ के किसान ना बहुत मजबूत, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर है। अब दूसरे कोई राजस्थान में तो खेती नहीं होती ज़्यादा, बिकॉज पानी की प्रॉब्लम है ना वहाँ पे। दूसरे कोई राज्य में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मतलब हर जगह पे आप देखोगे ना उनका किसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सीरियसली। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने ये, अच्छा महाराष्ट्र के अंदर कुछ राज्यों के अंदर है किसान स्ट्रॉन्गर, लेकिन बहुत सारे राज्यों में नहीं है, बिकॉज हमें पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट करे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, ये इन्होंने ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करके रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इन्होंने प्रमोट किया है एग्रो टूरिज्म को। ये बहुत स्पेशल टाइप का टूरिज्म है जिसके अंदर किसानों के पास में, मतलब विलेज के अंदर अर्बन रेसिडेंट्स को लाया जाता है। बिसाइड ग्रोइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग देयर फार्म। सिर्फ प्लांट को ग्रो, मतलब खेती बाड़ी के अंदर प्लांट्स उसको ग्रो करने के अलावा बहुत अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है। फार्म मैनेजमेंट ये वो ठीक है, ज्ञान दे रहा था, छोड़ डालो उसका। सिर्फ उतना देखना भाई क्या एग्रो टूरिज्म महाराष्ट्र के अंदर कैसा ग्रो हुआ, उसके बारे में आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद में कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज प्रोवाइड होती है। अब अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर ना आपको जो याद आता है, मतलब एक खेत में जाके अपन क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आप गलत मत समझो, खेत में जाके मतलब कौन सी अपन मस्ती मजाक कर सकते हैं, क्या क्या अपन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने को क्या क्या खाने पीने के लिए मिल सकते हैं, ये सब कुछ अपन जो भी खेत के बारे में सोच सकते हैं वो पूरा का पूरा डालने का इसमें, ठीक है। आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, खेत में आके मैं गलत, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरे को सिर्फ इतना बोलने का था कि लोग जो खेत में जाके गलत वो करते, क्या बोलते, फ्रेश होने के लिए आते, तो वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा था कि एग्रो टूरिज्म के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है भाई। वो आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी ये एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा होता है। लोग ट्रैकिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं,
ये होता है, हमने खुद ने जाके नासिक के अंदर जाके करके आए थे, तो हमने उनको स्पेंड आउट किया था, हमने उनके पास में खाना पीना उनके पास में खाया था, तो पर पर्सन को उन्होंने 200 रुपये चार्ज किया था। हमारे जैसे हमारे हम 50-60 लोग थे, वो 200 रुपये के हिसाब से कितना, मतलब कितना हो गया रे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 50 लोग से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 रुपये कमाया ना वो बंदे ने एक दिन के अंदर, सिर्फ खाना खिला के। खाने की मतलब खाने में खर्चे कितना आ रहा है यार, हमारे जैसे कितने लोग आते हैं उनके पास में सिर्फ खाना खाने के लिए। घर था वो, घर के अंदर उन्होंने खाना खिलाया था हमको, ठीक है। आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, एजुकेशनल एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइक अपने को राइस प्लांटेशन सिखाते वो, चूल्हा के ऊपर खाना कैसे बनाता वो सिखाते वो, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हो, लाइक हुडा पार्टीज महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत ज्यादा फेमस है। हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, मतलब वो वहाँ पे आपको रहते हैं, उनके कपड़े देते हैं, आप यहाँ पे रहो, आप हमारे जैसे कपड़े जैसे हम वियर करते हैं आप वो कपड़े पहनो, धोती वोती पहनना सिखाते वो पहन के आप रहो थोड़े दिन, आपको एनर्जी मतलब फ्रेश लगेगा, ऐसा उनका बोलना है। तो आप कौन सी अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज अपन कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली अगर आपको कोई फार्मर से मतलब से कुछ परचेज करने का, आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो। एक अच्छा अगर हैप्पी कस्टमर रहेगा ना, और वो 4 कस्टमर को फार्म के अंदर लाएगा। अगर फार्मर्स को उनके अंदर और वैल्यू एडिशन करने के, तो फार्मर ने क्या करने को ना, उनको अलग अलग जूसेस प्रोवाइड करने को ना, फ्रेश जूसेस प्रोवाइड करने को ना, उससे क्या हो जाएगा, वो कस्टमर्स को हैप्पी होगा, मतलब जो वो उनके लिए तो कस्टमर्स ही है ना जो घूमने आ रहे हैं उनके फार्म्स के अंदर, तो उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर और बाकी लोगों को बोलेंगे, कुछ फार्मर्स उनको जो अपनी फैक्ट्री मतलब उनके खेत के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको गिफ्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। लाइक अगर मिल्क बन रहा है तो मिल्क से भाई क्या कौन से प्रोडक्ट काम में आ सकते हैं उनको, तो भाई दूध से बटर बनता है, तो मतलब नेचुरल बटर उनको देना, घी देना, देसी घी देना, जिससे उनको क्या होगा, उनको एक हैप्पी फीलिंग होंगी, और अगली बार भी वो आने की कोशिश करेंगे, बाकी के फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करेंगे कि यहाँ पे आ सकते हैं वो, ठीक है। मतलब जो मेजर बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए फिर अलग अलग एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटीज करते हैं उन्होंने ये बस उनके अंदर बताएगा। एंटरप्रेन्योर क्या है मैं बताऊँ कि क्लोज करूँ यहाँ पे लेक्चर को? चलो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, चलो मैं बता देता क्या है एंटरप्रेन्योर है, होता क्या है एक्चुअली। क्या हो जाता है, बहुत सारे कंपनी के अंदर, मैं इसको ऐसी ऐसी डिफाइन कर लेता, आपने आपके बुक्स के अंदर से देख लेना कंसेप्ट क्या बता, आप तो सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ना बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट के पास में ना, उनके पास में एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा रहता है। एम्प्लॉयज उनके अंदर काम करते हैं, लेकिन वो चीज का एडवांटेज सिर्फ कंपनी को ही मिलता है। एंटरप्रेन्योर क्या है, ये देखो एंटरप्रेन्योर ENT उससे ही बनाया है उन्होंने एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर ना वो एम्प्लॉयज को वो मोटिवेट करते हैं, मतलब कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने को ना, कि उन्होंने अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर वो काम करें। अब वो अपने आइडियाज के ऊपर काम करेंगे इररिस्पेक्टिव, उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी उनको सैलरी टाइम टू टाइम देते ही रहेंगी, बस इनको अपने आइडियाज के ऊपर काम करने का है। उनका अगर आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो वो पर्सन आगे जाके अपने वो पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काम कर सकता है। अब सर कंपनी ऐसे क्यों करेंगे, उसके एम्प्लॉय को छोड़ के जाने को, मतलब काय को छोड़ने देंगी? बेटा ऐसा नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और उसके बाद में और वो 4 लोगों को अपने अंदर हाथ के नीचे जॉब देगा। तो ये अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है, कंपनीज ऐसा करती है। ये इसका ना बहुत सारे बहुत एग्जांपल है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखोगे, टाटा मोटर्स हो गया, काइनेटिक इंडिया हो गया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज हो गया, इन्फोसिस बोले तो अपनी इन्फोसिस कंपनीज होगी। ये इतना स्टेप लेती है कि यार यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज ने और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करें, और अगर उसको कुछ आइडिया उसके आ रहे तो उसके खुद के नाम पे पेटेंट लगवा ले, कोई टेंशन नहीं, तो खुद का ग्रो कर, खुद की कंपनी सेटअप कर, देखो अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस लगता है तो हम प्रोवाइड करेंगे। ये एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट है। डेफिनेशन क्या है, एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स हु टेक हैंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन और एनी काउंट विद इन द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर दूसरी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, छोटी सी डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है पर्सन, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट समझा क्या? यस। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद में जो पॉइंट आ रहे हैं वो है सिर्फ मतलब अलग अलग चीजों के फीचर्स और हेड पॉइंट्स सिर्फ आ रहे हैं। मैं उसको एक बार सिर्फ आखिरी में एक बार रिकॉल करूंगा। मैं यहाँ पे चैप्टर को एक्चुअली एंड हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार का फटक से रिकॉल करता पूरे चैप्टर पे अपन ने देखे क्या थे। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अब मैंने क्या क्या देखा मैं उसको फटक से एक बार रिकॉल करने वाला हूँ। मैंने चैप्टर की शुरुआत करी थी, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। ये चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसको स्टार्टिंग में अपन ने मीनिंग देखे थे कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप पर्टिकुलर टर्म कहाँ से आई, उसका हिस्ट्री क्या था। बस 1600 सदी के अंदर कुछ अलग बोलते थे, 1700 सदी के अंदर कुछ अलग बोलते थे, 1800 सदी तक किसको अलग अलग बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए यूज करना चालू कर दिया। पहले मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए होता था, फिर कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट्स के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद में फिर 1848 तक इन्होंने बिजनेस प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को एंटरप्रेन्योर के जैसा बोलना चालू कर दिया। हाँ कि ना? एंटरप्रेन्योर की हमेशा कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं रही, टाइम टू टाइम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डेफिनेशन चेंज होती रहती है। हाँ कि ना? इतना हमको उन्होंने बताया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको चेंजेस होते होते आए हैं।
एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली फिर वो कौन सा पर्सन रहा? कोई भी ऐसा पर्सन जो रिस्क लेने के लिए रेडी है, बिजनेस को ही चालू कर रहा है, रिस्क लेने के रेडी है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क ले रहा है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। उसकी एज, वो कितना पैसा कमा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गई, कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में 3 मेन क्वेश्चन थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और आखिर में एक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला था प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पक्का, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर उन्हें पूरी प्रोसेस बताई थी भाई, ट्रेनिंग होती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। फिर रिसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कौन कौन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, तो उसके अंदर उन्होंने 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की थी। स्टार्टअप इंडिया करा था, स्टैंड अप इंडिया करा था, एग्रो टूरिज्म किया था। स्टार्टअप इंडिया के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा बताया भाई हमारा मीनिंग क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्शन प्लान क्या है स्टार्टअप इंडिया का, ये पूरा का बताया, मीनिंग बताया, एक्शन प्लान बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूरा का पूरा बताया। 10,000 करोड़ निकाल के रखेंगे, 3 साल तक नहीं करेंगे, ये सब कुछ बताया था। उसके बाद उन्होंने बताया स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या है? स्टैंड अप इंडिया का मतलब होता है गवर्नमेंट चाहती है 10 लाख रुपए से तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना। किसको? ST SC या वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर कोई पर्सन होंगी तो उसको लोन प्रोवाइड करेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। पर बैंक पर ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन्होंने। ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब जो भी एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं ना, उनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो पहली बार बिजनेस चालू करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रीन फील्ड। मेरे को ग्रीन फील्ड मेरे को क्या लगा, मतलब ऐसा खेती बाड़ी से रिलेटेड, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे थे, मैं भी गलत समझ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टाइम के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट चालू करेंगे उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलेंगे। पक्का? यस। मेरे से भी गलतियां होती तो मैं भी एक्सेप्ट करता, आपसे भी अगर होंगी ना तो एक्सेप्ट करना। हमेशा लाइफ वैसी ही है, ठीक है, हमेशा उसके बेस पे झगड़ते नहीं रहना कि नहीं मेरे से तो हुआ ही नहीं। हर एक पर्सन गलती करता है। तो एग्जाम्स के अंदर भी ना अगर कुछ हुआ ना तो एग्जाम के अंदर ना पैनिक मत करना प्लीज। कभी होता है कि यार हमने क्वेश्चन को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, वो टाइम पे ना जो पर्सन सबसे काम रहता है ना, सबसे काम बोले तो एकदम ऐसा काम रिलैक्स, वो पर्सन ना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और वैसे 3.5 घंटे का पेपर देकर रखा है उन्होंने। जो पेपर अभी अपने बच्चे 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेते, उनकी स्पीड वैसे ही इंक्रीज हुई हुई है, इतनी बार प्रैक्टिस हुई हुई है, इतना अच्छी तरीके से लर्न हुआ है। वो चीज का ना एडवांटेज लेना आपने, मतलब आपने इतिहास बनाना, इतिहास 100 आउट ऑफ 100 आने को ना अनहाती से क्या ये 5-6 तो टॉपिक्स है यार आखिर। हाँ, अब मुझे प्लीज ये पर्टिकुलर लेक्चर के लिए ना मुझे प्लीज कमेंट प्रोवाइड करना कि आपको लेक्चर सच्ची में से लर्न किया कि नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कितना टफ चैप्टर है, प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ये चीजें ना मुझे शायद मोटिवेट करती है, शायद नहीं सीरियसली मोटिवेट करती है। मैं फिर सोचता भी नहीं क्या टाइम हुआ, मुझे गला कितना खराब हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपको चीज बेनिफिशियल हो रही है ना तो आई थिंक ब्लेस्ड कि यार चलो ठीक है, बच्चों को काम में आ रहा है ना तो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी करना तो चलता। ठीक है, आपका उतना जैसे मैंने 1.5 घंटा 1.5 घंटा दे दिया है, 1.5 घंटे से ज़्यादा दे दिया है, आपसे सिर्फ 2 मिनट का मैसेज नहीं होगा क्या? प्लीज़ पिंग मी ऑन व्हाट्सएप कि आपको लेक्चर कैसा लगा, मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। चलिए सॉरी, वापस से इस पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है एंटरप्रेन्योरशिप की? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी एंटरप्रेन्योर की? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी एंटरप्रेन्योर की? कैरेक्टरिस्टिक TCS का फ्यूचर विजन है कि वो हाई रिस्क वर्क करेंगे। T फॉर टेक्निकल नॉलेज, C फॉर कम्युनिकेशन स्किल, S फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, F फ्यूचर विजन हाई रिस्क वर्क करेंगे। हाई रिस्क वर्क करेंगे तो हाईली ऑप्टिमिस्टिक, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, हार्ड वर्किंग नेचर के रहते हैं और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहती है। फंक्शंस क्या क्या थे एंटरप्रेन्योर के? क्या क्या फंक्शंस थे? DRD ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन लिया, ये फंक्शंस थे। तो पहला था D फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, I फॉर इनोवेशन, D फॉर बोलो और एक बार डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। DRD ने न्यू टेक्नोलॉजी से गुड डिसीजन, गुड रिलेशन मेंटेन करे, गुड डिसीजन टेकिंग डिसीजंस और आखिर में ऑर्गेनाइजिंग फंड। हुआ ये लिख के देखना, पहले हेड पॉइंट्स को लिख के देखना, हो जाएगा लर्न। और उसके बाद में था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक थी आइस रूम का था इनोवेशन, C फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ICE रूम, R फॉर रिस्क बियरिंग, एक पॉइंट था ये, ओवरऑल गैप फिलिंग, रूम्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, मैनेजरल स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स और आखिर में स्किल मैनेजमेंट। एक काम करना ये कैरेक्टरिस्टिक्स से लर्न करना चालू करा। पहले आपने बहुत बार लर्न कर लिए, अभी आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लर्न करना अच्छी तरीके से, आइस रूम वाली मेमोरी टेक्निक्स अच्छी तरीके से लर्न करना, उसके पॉइंट्स लर्न कर लेना और उसके बाद में आगे बढ़ना। पक्का? यस, यहां पे हो जाता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप आपके लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और मैं मेरी एनर्जी वैसे मेंटेन कर रखूंगा। अगर आपके मुझे कमेंट्स आते रहे तो कि आपको व्हाट्सएप पे कैसा लगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, और वो एनर्जी के साथ में मैं नेक्स्ट लेक्चर को भी वैसे ही शिद्दत से उसको अच्छी तरीके से लर्न करूंगा और आपको लर्न कर पाऊंगा। टिल देन टेक केयर, अब अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, एग्जाम्स के अंदर थोड़े से दिन बाकी है।
जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हम आपके साथ में हैं, एग्जाम होने के बाद में भी हम आपके साथ में रहेंगे रहेंगे, ठीक है। चलो, डोंट वरी, टेक केयर, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करो, कुछ लगा प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर, जस्ट पिंग मी, आई विल बी देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।